पढ़कर आए सब? क्यों? क्या जो कराया था कल? हाँ जी हाँ जी। ना एक मैम ने कहा था कि अपने उधर मोबाइल पे हाँ हाँ। इधर से ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो उधर से ऑन हो गया ना। नहीं वो रिकॉर्ड नहीं होगा ना फिर वॉइस। होमवर्क क्या था? ये तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है ना हमेशा। वॉइस भी नहीं है ना। लिसन, शोर नहीं। मैंने उसको यही बोला कि मेरे साथ बात कर, मैं गुस्सा हो रहा हूँ उससे पूछना। मैम क्यों गुस्सा हो जाती है? बस बोला मना किया तो मना किया। हाँ मतलब कि मेरी मैम ने फिक्स कर दिया। हाँ प्लीज यार, हाँ तो बहुत डिस्टर्बेंस होगी। अटेंडेंस मैम ये लिंक फिर से भेजो, आपने फर्स्ट टाइम देखा था इसलिए थोड़ी है। Do you know what? अच्छा अच्छा, तुमने सेव नहीं किया था। जी, बस इधर इधर। ये तो याद हो गया। सेटिंग में बैठी है। ये इस पूरी क्लास में च्युइंगम कौन कौन खा रहा है? सबसे पहले तो बाहर फेंक के अभी के अभी इमीडिएटली, नहीं तो निकल जाए। खा ही नहीं रहा तो खा रहा था। देख लो। ये तो ना खा ही नहीं रहा मैं, खा ही नहीं मैम रहा। इसको वहाँ मत बिठाओ, ये सारा दिन पंखा मैं चलता पहले है। खा रहा था आजा फिर मेरी क्लास में आ। जब मैं एंट्री कर रहा था। तुम उठेगा? जब मैं एंट्री कर रहा था मैं तभी खा रहा था, उसके बाद फिर मैंने फेंक दिया। क्लास का मतलब क्लास लगाना है। करो तुम जरा तंग उसको, मैं बताती हूँ। मैम इसे वहाँ मत बिठाओ, ये फैन चलता रहेगा। नहीं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सही बात है, सही बात है। नहीं वो वाला आगे एब्सोल्युटली बिठाओ। राइट। इधर बैठो। तब मैं अपने हिसाब से अब नहीं कर रहा। नहीं नहीं नतीज गेट नतीज अप। आप इधर आके बैठो, आप पढ़ने के लिए आए हो, मजाक करने के लिए आए हो। आ जाओ आ जाओ। मैम कोई बात अटेंडेंस लगा दी सबने? जिसने नहीं लगाई वो मतलब एब्सेंट लगाइए सारे। चलिए अब नेक्स्ट टाइम चुनना नहीं मना किया आप सबने नहीं किया। चले हाँ, मैंने एडिटोरियल बोले थे, हो गए काम, हो गया तुम्हारा प्रीवियस ईयर का? हाँ जी मैम। देखा इसके बाद ही बता दिया इसने। हाँ जी मैम। मतलब क्लास के बाद जो बच्चे अपना काम है 19 ध्यान से सुन लो, 19 20 21 क्लास नहीं है ना, मैम आपको बहुत सारा काम दे देंगे, वो भी करना है, मॉक टेस्ट भी करनी है, एडिटोरियल भी लिखने हैं। क्लास नहीं है, छुट्टी है। हाँ मतलब आज छुट्टी है तो कहने का मतलब है जो ऑफलाइन है सेल्फ स्टडी के लिए है। सेल्फ स्टडी टाइम। ओके पुराना जितना बैकअप है वो सब कंप्लीट सारा पिछले वाला, इसीलिए क्लास नहीं रख रहे, नहीं तो रख देते। तो उसके बाद मैम 21 को दोबारा से वापस से क्लासेस 22 से सेम। तो आगे वाली बात ही वैसे पहले पूछते हैं, फिर और गुस्सा चढ़ता है कि बाद की बातें अभी क्यों? कुछ नहीं पता होना चाहिए तुम्हें, मैं पता होना चाहिए सिर्फ पढ़ना है। आज कोई चू भी करेगा ना मेरे को बता बस, यही बस यही से पढ़ेगी स्पेशली इसके ऊपर ज्यादा नजर। बैठा कैसे है तू? क्या आगे वो तो आप बोल रहे थे, मैं तब सुन रहा था। सिट होके बैठ। मैं बोल रहा हाँ था। हाँ, तो क्लास में बैठने का तरीका होता है, आवाज ना आए बस तुम्हारी। आज का डेट बेटा रिकॉर्डिंग ऑन ऑन है। पढ़ के आए हो सब रिवाइज करके? क्वेश्चन में पूछूंगी, जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा, ठीक है? क्योंकि आज मैं चाहती हूँ तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाए। वैसे तो 2 क्लास लगेगी फंडामेंटल राइट्स पर, बट मेरी ट्राई कि हम आज खत्म कर दें ताकि तुम फंडामेंटल राइट्स अच्छे से अपनी रिवाइज कर लो, याद कर लो। इसीलिए डिस्टर्बेंस मत करना, पेशेंस से क्लास लगाना, कोशिश करो कि आज तुम्हारे भी फंडामेंटल राइट खत्म हो जाए। क्यों एक टॉपिक पे हमें 2-2 दिन लगाना है ना, आज ही कोशिश करेंगे। इसलिए जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा। क्लियर? शांति से बैठो, कोई लेन देन कुछ नहीं, आराम से। आर्टिकल 1 क्या कहता है? हैंड रेज करेंगे जिसको आता है, बताओ। तभी पूछते हैं। मैं एब्सेंट था। अब नहीं रहोगे तुम एब्सेंट, ठीक है? और जो पुराना हो गया वो रिवाइज करो। फर्स्ट डे का आता है वहां से। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नीचे कर लो हाथ। फर्स्ट कमीशन का नाम बताओ जो रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बनी थी स्टेट्स की, उनके हेड कौन थे? हैंड रेज करना है सिर्फ। सनत बताओ। हाँ ठीक है। सेकंड, 3 बंदे थे उसके हेड। हाँ नाम बताओ। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेरी गुड। थर्ड मेमो
No, Samaya and बात अभी सितार में है, ठीक है? वेरी गुड। पढ़ के आए थे? नहीं पढ़ेगी मैम, मैंने बोला वो जस्ट रीडिंग लिखी बीमार से। क्या बात है, एक रीड सीखना या तो पढ़ लोगे तो कितना याद हो जाएगा, है ना? चलो फर्स्ट स्टेट बताओ कौन सी वन की लिंग्विस्टिक बेसिस पे, हैंड रेज करो आप। हरमन बताओ, फिर हैंड रेज क्यों नहीं किया? कौन सी ईयर में बनी थी? आपने लगाई थी ना लास्ट क्लास राजेश ने? हाँ बताओ, आंध्र प्रदेश कौन से स्टेट में बनी थी? कौन से ईयर में बनी थी? अच्छा ठीक है। आंध्र प्रदेश कौन सी प्रेसिडेंसी से हमने निकाला है? बोलना नहीं। हाँ जी हरमन, बताना नहीं है, दोस्ती पेपर में थोड़ी ना लिखाओगे ऐसे जाके कि रुको रुको तुम्हारी OMR मैं भर देता हूँ फिर अपनी भर लूँगा। हाँ बताओ, बताओ तुम। अरे जो पूछूंगी वो बताओ। हरियाणा कौन सी ईयर में बना था? 1966। पहले तो तुम सही बैठे हो, देख तुम कैसे बैठे हो? 1966। किस कमीशन ने एक्सेप्ट किया था लैंग्वेज एज द बेसिस? लास्ट कमीशन। प्रेसिडेंट। उसके बाद एक्ट कौन सा आया? डिसऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली नॉट। रीऑर्गेनाइजेशन। पूरा ना। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन नहीं स्टेट एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट ईयर। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। अभिषेक, सबसे लास्ट और सबसे रीसेंट वो बताओ रीऑर्गेनाइजेशन जो हमने करी थी। सबसे रीसेंट। पूरी बताओ अच्छे से क्या था? JNK था। नहीं, वो तो 2019 में थी। वो बड़ा सा नाम है एकदम किससे पूछ रहे हो? तो फिर जम्मू एंड कश्मीर क्यों बोला था पहले? हंस क्यों रहे हो तुम? नॉर्मल कोई जो चल रहा है? नहीं, हैबिट अपनी सुधारो, फिर हैबिट बिल्डिंग कोर्स करो। ये भी होता है। हाँ जी होता है, योगा में होता है। हाँ जी बताओ आप लविशा। 26 January 2020, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli were merged into a single union territory. ठीक है, और उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की बताओ। Jammu and Kashmir were made into a union territory in 2019. क्या हुआ था इसमें? स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर। हेलो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ जी आपका। आयुष और अभिषेक अलग अलग बैठो, मुझसे पूछो डाउट। उठो उठो, आयुष आगे बैठो तुम यहाँ पे। मेरे को बता। Jammu and Kashmir was divided into two different UTs on 31st October 2009. यूटीज के नाम पूछ लो, किन दो यूटीज में पूछा डिवाइड था किया? पूछा था। क्या रह गए? मैं कह रहा पूछा था उसने। क्या पूछा था? वो याद देखा था। कोई बात नहीं, तुम सीधे होके बैठो, तुम सीधे होके बैठो, मैं देख लूंगी। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। चलो प्रिया। हेलो हाँ जी, किन तीन यूटी की? अरे यार ऐसे है। आपने पहला नहीं आंसर। कहाँ से? मेरा बंद है। स्पीकर बंद कर दीजिए। स्पीकर बंद कर। करना तुम्हें कुछ नहीं। बताओ किन तीन यूटीज की वो है लेजिस्लेटिव असेंबली? एक सेकेंड खाते से करो। अब अर्पणा। Jammu and Kashmir, Ayush,
क्वेश्चन क्या है? आप उठोगे वहाँ से? मैंने इसे बोला था ये उठा के देते हैं। आयुष हाँ जी अभी। बोला। क्वेश्चन क्या है? किन 3 यूटीज की वो है लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा? बताओ आप। ओह अर्पणा। मैं वो देख रहा हूँ ना। हाँ जी बताओ। पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, दिल्ली हमारी कैपिटल है, वो एक यूटी है। हाँ जी नवतेज। सिक्किम कब बना था? आपने तो मुश्किल वाला पूछ दिया। 1970 आगे। 71 मणिपुर का भी ये कर लेना क्योंकि मणिपुर वो न्यूज़ में है ना, इसीलिए। मणिपुर का नाम क्या है? 1971 कल कहा था मैंने, लिख के आना लिस्ट। 71 मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों इसी ईयर में बने थे। मैम नाले मेजरमेंट पार्ट 9 के ही मेजरमेंट। ये तो आपने लिखे इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखवाए थे। मणिपुर न्यूज़ में है ना, इसीलिए लिखवा और करंट अफेयर्स के लिए। अब तो है भी नहीं। मैम जब तक 1970 ऐसे थोड़ी ना कि एक महीने से पहले तुम्हारे मैम, हुए same year थे। बोल रहे हो। 1971। नहीं, त्रिपुरा मेघालय भी मैम कोई same डेट हाँ भी है? नहीं, डेट ईयर तो कर लो पहले। नहीं जैसे आपने दिए हुए थे मैम उसके हिसाब से। डेट्स तुम पीयू के लिए पढ़ना, हाँ जी मैम तभी तो। उसमें स्टेट डेज करने पड़ते हैं, वो एक साथ याद करने हाँ। पड़ता है। ठीक है एक ही दिन में। हाँ। हाँ जी कौन कौन से मणिपुर और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये किससे निकले थे? स्टेट्स बन गए थे, असम से निकले थे। हाँ। हाँ जी आयुष ने तो कल क्लास में लगाई। अभिषेक सुनाएगा। मुझे 12 के 12 स्केड्यूल बता दो, वर्ड फर्स्ट वर्ड सबके जल्दी बताओ, टाइम निकला जा रहा है हमारा फंडामेंटल राइट। हाँ पीछे कर लो, अभिषेक बताएगा सब। ईयर्स ऑफ वर्ल्ड के हम पढ़ रहे हाँ हैं। फर्स्ट वर्ड वो तो बताओ। टेरिटरी तुम सीधे बैठो। मैं सीधे बैठा था। तुम सीधे नहीं बैठते, तुम वो चेयर होती है ना व्हील चेयर, ऐसे से घूमती वैसे घूमते रहते नहीं हो। वो थोड़ा सा तो पैर तो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे क्या? हाँ जी बताओ जल्दी। टेरिटरी ई से, मॉन्यूमेंट्स, ए से एफर्मेशंस, आगे आर से क्या होता है? 2 हाउस में से हमारा एक हाउस होता है, राज्यसभा। एस से स्टेट कहाँ से आगे स्केड्यूल में? हाँ जी सनद। एस से क्या होता है? स्केड्यूल लिखते हैं। ओ से आगे बताओ, सारे बता दो आगे। अदर स्टेट्स होगी। अदर एरियाज में कौन सी स्टेट आती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर हाँ जी फेडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है हमारा? आज मैं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? लिखा ही नहीं है। मैंने बताया था ना कि क्या आता है फेडरल स्ट्रक्चर में। 3 लिस्ट आती है हमारी। कौन सी लिस्ट होती है? स्टेट, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी थोड़ी ना, यूनियन की लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक प्रोनिता कॉन्फिडेंट लिस्ट का हमने कहाँ से लिया था कंसेप्ट, सोर्स? ठीक है। फेडरल कॉस्टी फेडरल का तुम सीधे बैठो ना तेज, सीधे बैठो बाद में बैठो। हाँ जी अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक है। बीपीएसपी का फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल। तो प्रोनिता। वो रिफ्लेक्स हाँ जी सनद आगे बताओ फेडरल स्ट्रक्चर के आगे। हमारी कंट्री का कोई नहीं। ओ से बताओ आगे जल्दी। वो तो मैम ऑफिशियल भूल भी लैंग्वेज नहीं है। हूँ मैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हाँ है कितनी होती है? हाँ जी आगे 9 होमवर्क दिया था मैंने, ये अमेंडमेंट करके आना 9, 10 उसकी 9, 10, 11, 12। हाँ लैंड रेवेन्यू आगे। एंटी डिटेक्शन लॉज। ठीक है वेरी गुड। पीएम पंचायत एम फॉर म्युनिसिपैलिटी। वेरी गुड। अमेंडमेंट भी बता दो चलो चारों। होमवर्क दिया था देख के बता दो चलो। लिख के आए हो अमेंडमेंट चारों की?
ninth को इसी में 73rd amendment, ninth part 9, पार्ट 9 तेरी पंचायत किसमें आया था? 73rd amendment, तो 9th शेड्यूल पूछ रही हूँ मैं, लैंड रिफॉर्म्स वाला। land revenue हाँ लैंड रिवेन्यू वाला। क्या? कौन सी अमेंडमेंट में आए हैं ये चारों शेड्यूल में, ये पूछ रही हूँ। किसने लिखा है? ये नहीं बताया मैंने होमवर्क दिया था। नहीं, इसका नहीं दिया था आपने, दिया था कि मैंने इसका होमवर्क नहीं दिया था। ninth का तो मैं first है ही, हाँ जी फर्स्ट है। किससे पूछ के बता रहे हो? वैसे तो मुझे ये बता। खोजने की नहीं नहीं, इतनी देर से आंसर देते हो तुम, किससे पूछ रहे हो? अच्छा मैं तो तो- 10th का बताओ। 10th में नहीं, मैं 9th की हूँ। हाँ जी वंशिका बताओ। मैम फर्स्ट अमेंडमेंट और एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट, पंचायत 73rd अमेंडमेंट एंड म्यूनसिपैलिटी 74th। ईयर भी बताओ। फर्स्ट तो 1951 में हुई थी। 51 में थी, हाँ। फिर वो 85 में थी, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो 92 में हुई थी। 1992 ठीक है। चलो आज का स्टार्ट करते हैं। जो रह गए उनसे क्लास की बात सुनोगे, ठीक है? आता है ना सबको? पढ़ के कौन कौन नहीं आया मुझे ये बता दो। आप तो पढ़ के नहीं आए, आप तो सुनाते नहीं हो अच्छे से। पढ़ते नहीं ना आप घर जाके घर में? रिवाइज करते हो अच्छे से? हाँ जी टाइम तो निकालना पड़ेगा। आपने कोचिंग अकेडमी में एडमिशन लिया है तो यही सोच के लिया होगा ना कि मैं टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ूंगा, है ना? रिवाइज तो करना पड़ेगा। हम क्लास में भी बहुत बार रिवाइज कर लेते हैं ना, एक टॉपिक करके समझते भी है, फिर हम उसको डिक्टेट भी करते हैं, लिखते भी हैं। 2-3 बार तो वहीं रिवाइज हो जाता है। एक बार घर पे जाके रीडिंग ले लो, एक बार यहाँ की ले लो 5 मिनट पहले बस। हाँ जी पढ़ा नहीं था। और किस किसने नहीं पढ़ा? तुमने नहीं पढ़ा, सुनाया तो तुमने बहुत अच्छा। रीडिंग लाइसेंस क्या बात है, इम्प्रेसिव। रीडिंग में इतना याद हो गया। और किसने नहीं पढ़ा? आयुष तो आया नहीं था। फर्स्ट डे का सुन लो। कोई बात नहीं, वो तो पहले ही सुन लिया था। आपने भी नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? मैं होमवर्क कर रहा था, क्या होमवर्क करे थे? स्कूल में उन्होंने homework कर क्या होमवर्क दिया था? दिया। बुक रिव्यू लिखा था। तो मैंने भी तो होमवर्क दिया था। हाँ वो मैंने नहीं करा, वो मतलब वो इसकी सबमिशन है ना इंटरनल में। तो लास्ट डेट पे काम करते हो तुम? हाँ उससे पहले मैं उसमें था। चलो लिखो सेकंड पार्ट, सिटीजनशिप। शांति से पढ़ना, कोई डाउट हो तो ही हैंड रेस करके पूछना। बीच में मुझे आवाजों की बातें नहीं आनी चाहिए, ठीक है? मैम आप सारे नोट खाऊंगी। फंडामेंटल राइट हम कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। ऐसे बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल राइट, ठीक है? लेकिन अगर तुम लोग कोऑपरेट करो तो शायद हो जाए, ताकि तुम अपनी छुट्टियों में आराम से रिवाइज कर सको। अदरवाइज कल की भी क्लास है तो हम कल कर सकते हैं। फिर अब कल के बाद अगली क्लास को भी ट्यूसडे। वो बता देंगे, आप इन्फॉर्म हो जाओगे आप, ठीक है? इन्फॉर्मेशन दे देंगे, डोंट वरी। मैम एक चीज दोबारा तो काफी कोई ऐसी नहीं सी फॉर्म आर्टिकल 5 to 50 5 to 11 सिटीजनशिप पार्ट सेकंड, ये आर्टिकल होता है। टेरिटरी नहीं, मैंने ऐसा लग गया क्या किया था? वो तो पार्ट 1 था ना? मैं पूछ रहा हूँ वही है ना। हाँ हाँ ये बात हाँ जी। कैसी सिटीजनशिप होती है हमारी? सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप फॉर द एंटायर कंट्री। कहाँ से लिया है हमने सिंगल सिटीजनशिप का सोर्स? एक सेकंड आयुष, उससे पहले लगाई थी ना अपनी क्लास सोर्सेज तो पहले से पहले हो फर्स्ट डे बस फर्स्ट लगाई थी, उसके बाद ऑनलाइन भी नहीं लगाई? ऑनलाइन लगाई थी मैम, बट वो कनेक्शन प्रॉब्लम्स आ रही सनद बताइए। ई मैम सिंगल सिटीजनशिप का हमने फीचर कहाँ से लिया था? यूके मैम, यूके से शायद। यूनाइटेड किसने किंगडम बताया? या आरंभ, आप बहुत दिनों बाद आ रहे हो ना क्लास में, ऑनलाइन पे आते थे ना, क्यों? मैम मैं क्या बोलता हूँ। अच्छा फिर आपसे मैं क्लास से लास्ट में सुनूंगी। पढ़ के आए हो? अब हमें समझने वाला पार्ट शुरू हो जाता है हमारा कि हम सिटीजनशिप कितने वेज से ले सकते हैं। ये क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सिटीजनशिप वाला पार्ट। कितने वेज से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं और कितने वेज से हमारी सिटीजनशिप जो हमें मिली हुई है वो टर्मिनेट हो सकती है। लेने के लिए हमारे पास होते हैं 5 वेज, 5 पहले समझ लो आराम से फिर लिखो। और टर्मिनेट होती है हमारी 3 वेज से, ठीक है? चलो नोट्स बनाओ सब। हाँ जी
Mom, what is written after single and uniform citizenship? सोर्स हमने कहाँ से लिया है फीचर सिंगल सिटीजनशिप का यूके से. Okay, mom. Thank you. मैम सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में आता है? नहीं मतलब इसका कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं. ये हमारी सिटीजनशिप का नेचर है कि हमारे पूरे इंटायर इंडिया में कौन सी सिटीजनशिप लागू होती है. जैसे किसी किसी में डुअल होती है, जैसे हमारे में सिंगल एंड यूनिफॉर्म होती है. ठीक है, लिखो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के 5 वेज. हाँ जी, क्या ये मैम जो पार्ट 1 पार्ट 2 कह रहे हैं ये सारा के दिखाया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ वो कल मैंने दिखाया नहीं था, देखोगे देखी तो थी मैम। फिर. ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर 25 पार्ट्स है. पार्ट्स के अंदर आर्टिकल नहीं इम्पोर्टेंट था. ठीक है और इम्पोर्टेंट कितने हैं? थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना कि 10 साल बाद इंडिया में किसकी सरकार बनेगी? तो तुम इतने आगे के क्वेश्चन क्यों पूछते हो? जो करवा रही हो वो करो. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कर लेंगे हम, बस बात खत्म. हमारा सिटीजनशिप का एक्ट कौन सा है? सिटीजनशिप एक्ट 1955. मैम हाइट का भी एंट्री करो. हाँ ठीक है. फर्स्ट लिखो, किसी को पता है ये बेस By birth, और by registration, by descent, descent, yeah. मैरिज बाय मैरिज. मैरिज से सिटीजनशिप मिल जाती है. इंडिया में नहीं. वो नहीं है citizenship. तो स्पेसिफिक टाइम के लिए रहना पड़ता है इंडिया में. तो वो मैरिज से नहीं हुआ ना. नहीं वो तो मतलब बिना मैरिज के भी रह लोगे तो भी मिल हाँ जाएगी. नहीं मतलब मैं कह रहा कुछ शायद 5 साल एटलीस्ट 10 साल कुछ रहना पड़ता है. 12 साल. उसको बोलते क्या है? नेचुरलाइजेशन. और लास्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. लिखो बाय बर्थ बाय डिसेंट. पहले लिख लो फिर समझाऊंगी. इनकॉर्पोरेशन मतलब अगर इंडिया ने ये बोल दिया कि समझाऊंगी. बाय बर्थ Ma'am. से मतलब ये नहीं है कि आज कोई पैदा हुआ तो उसकी बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी. नहीं, इसमें डेट जी, स्पेसिफाइड ma'am. थी जब हमारा. हाँ जी. हम डिक्टेट करवा दो. पहली होती है बाय बर्थ, दूसरी डिसेंट, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर नेचुरलाइजेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन. ये 5 वेज है जिससे हम सिटीजनशिप हमारी एक्वायर कर सकते हैं. ठीक है, सिटीजनशिप हम पढ़ रहे हैं. सेकेंड पार्ट आर्टिकल 5 to 11 से सिटीजनशिप डील करता है. 5 वेज होती है जिससे हम सिटीजनशिप ले सकते हैं और 3 होती है जिससे हमारी टर्मिनेट हो जाती है सिटीजनशिप. पहला क्या है? बाय बर्थ. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें उन्होंने एक डेट स्पेसिफिक की थी 26 जनवरी 1950 से लेकर इस दिन जो पैदा हुआ है और 1 जुलाई 1981 इसके बीच में जो पैदा होंगे उनको बाय बर्थ हम देंगे. डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बेस इम्पोर्टेंट है. फिर होती है डिसेंट, यानी हमारे पूर्वज रहते हैं वो लोग, मतलब मम्मी पापा रहते हैं, ग्रैंडफादर्स रहते थे, तो उनके बच्चों को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी कि उनकी वजह से. उसमें भी उन्होंने डेट स्पेसिफाई की थी. फिर आता है रजिस्ट्रेशन, जो हम लोग करवाते हैं. जब बच्चा पैदा होता है तो रजिस्टर करवाते हैं ना जाके कि इसका बर्थ हुआ इस टाइम पे ये वो, तो उसको क्या मिलती है? सिटीजनशिप मिलती है. नेचुरलाइजेशन में क्या होता है? 12 साल अगर कोई इंडिया में टाइम पीरियड रह ले तो बाय नेचुरल वे उसको क्या मिल जाती है? सिटीजनशिप मिल जाती है. और इनकॉर्पोरेशन का मतलब अगर इन फ्यूचर या कभी भी इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर की तो ऑटोमेटिकली वहाँ के जो बंदे हैं वो क्या बन जाएंगे? इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे.
जैसे गोवा का मैंने बताया था वो हमारा इंडिया का पार्ट नहीं था, बट जैसे ही इंडिया ने उसको कैप्चर किया, पोर्तुगीज को वहाँ से हटाया, इंडिया की गवर्नमेंट ने रूल किया, तो जितने भी गोवा के लोग थे वो क्या हो गए, इंडियन सिटीजन्स हो गए। क्लियर? मैम हाँ जी। तो अगर कोई 1950 अगस्त के बाद पैदा हुआ है तो उसको ज़रूरत नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट की प्रूव करने के लिए कि वो इंडियन है? नहीं मतलब वो स्पेसिफिक तो टाइम उसी को रजिस्टर करवाते हैं ना, तो अभी तो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। नहीं मैं कह वो रहा हूँ उसी पीरियड के लिए बाय बर्थ से होती हाँ थी। अगर उस पीरियड में पैदा हुआ तो उसको ज़रूरत नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट होगी। वो उन जो उस टाइम पैदा हुए थे ना उनसे पूछना, ऑब्वियसली होगी, डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा चलते हैं ना। अगर बाय बर्थ उसमें रीज़न लिखा जाएगा, कोई ना कोई रीज़न लिखा जाएगा कि हाँ इस चीज़ के बीच में हुई थी, ठीक है इनको सिटीजनशिप दे दो, क्योंकि उस टाइम हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, हमारे पास इतना ज़्यादा फ्रेमवर्क तो नहीं था ना एडमिनिस्ट्रेशन करने का कि इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स, इतने ज़्यादा ऑफिशियल्स हो, समझ रहे हो? तो अगर उस साल का कोई बच्चा दिखाएगा कि देखो ये 5 साल का है, तो अगर 5 साल नहीं हुए, 10 साल हुए होंगे हमारे इंडिया को ज़्यादा हुए, तो ऑब्वियसली वो उसी टाइम पे पैदा हुआ होगा ना। समझ नहीं आता है ना? नहीं मेरा क्वेश्चन ये था तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? मैं बोल रहा हूँ अगर मैं 1970 में पैदा हूँ, हाँ जी। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरे पास कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, बस मेरे पास ये प्रूफ है कि मैं 1970 में पैदा हुआ, तो तब मैं ये दिखा के सिटीजनशिप ले सकता हूँ? नहीं, 1970 में तो तुम पाकिस्तान में भी पैदा नहीं सकते थे मतलब ना। इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ, हाँ, पर अगर मैं तो तुम्हारे पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ना कि तुम इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ 1970 में। हाँ वो तो होगा, बट वो चीज़ 2006 में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे अगर मैं 2006 में पैदा हूँ तो वो सेम चीज़ मैं अब नहीं कर सकता। क्या सेम चीज़ नहीं कर सकते तुम? जो वो इंसान कर सकते हैं जो उस टाइम पीरियड में पैदा हुआ था। नहीं, तो वो भी सेम डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि मैं इंडिया में पैदा हुआ इस टाइम में, और तुम अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाओगे कि मैं आज इंडिया में पैदा हुआ 2006 में। तो फिर फ़र्क क्या हुआ दोनों में? क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब हमारे पास इतना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, हाँ ठीक है, कि हम इतना ज़्यादा पेपर वर्क करवा सकें, ठीक है, समझ आया? हाँ ठीक। पहले भी मैंने ये बताया था। नेक्स्ट देखो, लॉस ऑफ सिटीजनशिप 3 वेज। अच्छा Could you please dictate them once? By renunciation, by termination, by deprivation. Renunciation, termination, deprivation. Clear? Yes, ma'am. बता रही हूँ, बता रही हूँ। तुम बताओ, अगर तुम्हें कल को न्यूजीलैंड जाना पड़ा, ठीक है, तो तुम सोचोगे न्यूजीलैंड तो जाना ही है, रहना ही है, वहाँ का सिटीजन बन ही जाना है एक दिन, छोड़ो सिटीजनशिप इंडिया की, तुमने अपने आप ही गिव अप कर दी, उसको बोलते हैं रिनंसिएशन। जैसे हमारे वो थे पेंटर, पता नहीं कौन थे वो, मुस्लिम पेंटर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ना कंट्रोवर्शियल वो बनाई थी पेंटिंग्स, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा जब उनका विरोध हुआ पूरे इंडिया में, तो वो खुद ही अपनी सिटीजनशिप छोड़ के, इंडिया छोड़ के यूएई चले गए थे शायद, और फिर वहाँ पे भी हुआ था, तो उन्होंने सोचा चलो फिर इनसे इंडिया चलते, लेकिन वो बीच में ही मर गए थे, तो ना वो यूएई के सिटीजन थे उस टाइम, ना वो इंडिया में थे, ठीक है। तो पर्सन अगर खुद ही गिव अप कर दे तो रिनंसिएशन। टर्मिनेशन, जैसे कि कनाडा में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, बहुत साल वहाँ पे रहे, बिजनेस किया, जॉब की, वहाँ के तुम्हारे वहाँ की पीआर मिल गई, ठीक है, उसके बाद तुम्हें वहाँ पे सिटीजनशिप भी मिल गई, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी इंडिया की सिटीजनशिप क्या आ जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और डेप्रीवेशन, जो बंदे से ले ली जाती है उसकी सिटीजनशिप, गवर्नमेंट ले लेती है हमारी, ठीक है,
कल को पता चला कि तुम तो वो सीमा हैदर की तरह वो पाकिस्तान की एजेंट बन के घूम रहे हो इंडिया में और तुमने सिटीजनशिप भी ले ली तो गवर्नमेंट खुद ही तुमसे ले लेगी सिटीजनशिप, ठीक है? या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान किसी भी कंट्री का सिटीजन हो, तो आगे क्वेश्चन? नहीं बस ऐसे कोई ना general किसी ना question किसी का तो होगा ही। general question था नहीं जैसे आप क्वेश्चन क्या थे इसमें? कि ऐसा हो सकता है कि एक इंसान के बस किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप हो ही ना, हो सकता है, अभी मैंने एग्जांपल दिया जो मर गए थे वो तो वो पेंटर, यूएई में भी तो जाके उन्होंने नहीं होगा। पर उन्होंने वहाँ की भी छोड़ दी थी, वो इंडिया आने वाले थे लेकिन आने से पहले मर गए, इसीलिए। मैं ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिया में मैम होगा, लेकिन सिटीजनशिप दूसरी कंट्री की हो और वो काफ़ी टाइम से इंडिया में एक्सक्यूज काम मी कर रहा है, 10-12 सालों की, तो वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ के इंडिया की सिटीजनशिप वापस ले वो उस कंट्री के लॉज देखेंगे फिर हम, अगर वो कंट्री अगर डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती होगी तो उस कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ के हाँ, वो उस कंट्री में अगर नहीं है कि वो अपनी सिटीजनशिप छोड़ सकता है, कनाडा, हाँ अगर उसमें है ये लॉ तो वो छोड़ दे, इंडिया की ले ले, लेकिन इंडिया में भी उनको एक वे में आना चाहिए, या तो वो 12 साल से रह रहा हो, है ना, इंडिया में 12 साल से रह रहा हो तो कोई ना कोई वे तो आना चाहिए ना। हाँ जी, कौन सी जॉब बता रहे हो तुम, बताओ, अभिषेक हंसा रहे हो सबको। इसका एग्जांपल ये है ना, अक्षय कुमार का एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम बाय डेप्रिवेशन रिपीट कर दो। बाय डेप्रिवेशन क्या होता है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखे कि इस बंदे को हमें सिटीजनशिप नहीं देनी, इसके पास है, तो वो वापस ले सकती है सिटीजनशिप, ठीक है? अगर किसी ने फ्रॉड से सिटीजनशिप ले ली, मान लो गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा के, ठीक है, या फिर उनको लगा कि ये बंदा सही नहीं है हमारी सेफ्टी के लिए इंडिया की, तो वो उससे सिटीजनशिप वापस ले सकते हैं। क्लियर? तो मतलब जैसा मैंने जो ओके एग्जांपल दिया था अक्षय कुमार का एग्जांपल, तो वो अब सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की, उसको भी ले चुका है। तो ऐसे मतलब वही कुछ उसने ले ली होगी तभी तो वो इतना वो कर रहा है ना, कनाडा भी उसने छोड़ दी होगी, क्योंकि अगर कनाडा की वो मान लो लेके रखता सिटीजनशिप तो उसको वोट का राइट ही ना होता है यहाँ पे इंडिया में, वो वोट तो करता है ना, तो मतलब इंडिया की सिटीजनशिप है उसके पास, ठीक है? तो अगर जैसे मैं 12 साल से रह रहा हूँ हाँ इंडिया जी, में, तो मेरे लिए कंपलसरी हो जाएगा सिटीजनशिप लेना, या फिर मैं मेरी नहीं ले चॉइस है? सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ऑब्वियसली है, लेकिन जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो हम क्यों पीआर के लिए इतना फोर्स करते हैं कि हमें पीआर मिल जाए? ऑब्वियसली सिटीजन्स को बेनिफिट देती है एक कंट्री, अपने सिटीजन्स को ही देगी ना, हम एफआरएस करेंगे तो हम उसमें करेंगे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, ठीक है? तो बंदा जिस देश में रहेगा उसको तो राइट चाहिए ना, तो वो सिटीजनशिप लेता है। क्लियर? तो टर्मिनेशन और एक्विजिशन के बेस जो सिटीजन होता है जो सिटीजन नहीं होता उसको कोई राइट नहीं होता? होता है, मैंने क्या बोला, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिटीजन को होते हैं। क्लियर? आगे लिखो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे एक पॉइंट बना के क्या होते हैं पहले समझ लो। सपोज करो कि तुम नेपाल के बनते हो, ठीक है, श्रीलंका के हो, या आसपास जो हमारी कंट्रीज है उसके हो, ठीक है, तुम्हें बार बार इंडिया में आना जाना पड़ता है, तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है, लेन देन करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तुम्हें बार बार आना पड़ता है और तुम बहुत बार आते हो, तो हर बार अब दूसरी कंट्री में जाने के लिए तो वीज़ा चाहिए आपको, पासपोर्ट करो, वीज़ा करो, वही सब काम करो, है ना? तो जो बाहर इतने सारे लोग रह रहे थे इंडियन ओरिजिन के, जिनको बार बार इंडिया में आना पड़ता था काम के लिए, तो उन्होंने डिमांड की कि आप डुअल सिटीजनशिप लेकर आओ, ठीक है, ताकि हम इंडिया की भी ले सके, ताकि हमें आने जाने में इतना दिक्कत ना हो। डुअल सिटीजनशिप हमारी गवर्नमेंट लेकर नहीं आई, तो वो क्या लेके आई? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने क्या किया, उनको कुछ बेनिफिट्स दे दिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। आप क्या हो? आप ओसीआई हो, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आप इंडियन ओरिजिन के। सपोज करो तुम्हारे मम्मी पापा इंडिया के थे, उनके भी फिर बच्चे इंडिया के हुए, नहीं तुम्हारे दादा दादी इंडिया के थे, फिर मम्मी पापा भी इंडिया के, तो उन्होंने सोचा क्या करना है इंडिया में, चलो हम तो श्रीलंका जाके रहेंगे, छोटी सी देश है, हर तरफ पानी पानी, हम श्रीलंका जाके रहेंगे। तुम्हें पता नहीं था कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा जैसा हुआ था थोड़े टाइम पहले, ठीक है? क्या होगा? न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ पॉलिटिकल क्राइसिस। बहुत कुछ हुआ था, श्रीलंका बहुत ज़्यादा डेट में चला गया था चाइना की वजह से, ठीक है? और तुम वहाँ तुम्हारा बिजनेस भी है, ठीक है, तो तुम आते जाते रहते हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम तो होगी ना एक तरह से। अब हो तो तुम इंडियन ओरिजिन के, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने ये निकाली थी, लिख लो, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पर इनके पास दूसरी कंट्री इनके पास कुछ राइट्स होते हैं,
वो दूसरी कंट्री जिसकी है रेजिडेंट उसकी तो सिटीजनशिप होगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और दूसरी कंट्री में उनके तो फिर इंडियन ओरिजिन के कैसे हुए? नहीं मम्मी पापा होंगे फिर इंडिया के, कोई तो इंडिया का होगा ना। हाँ। बस फिर तो अगर कोई भी और मतलब पिछला ओरिजिन ना हो इंडिया का बट फिर भी मेरी कंपनी इंडिया में और मेरे को आना पड़ता है तब भी नहीं मिलेगी। नो, इंडियन ओरिजिन की होनी चाहिए। हाँ जी, सरल बातें नहीं करो, नहीं तो मैं आपको भी आगे बिठाया करूँगी फिर आगे से। हाँ जी, आप ही हो सनद, ए से तो बहुत है, इससे तो एक सनद ही हो। लिखो आगे, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन of 16 specific countries. पीपल ऑफ इंडियन सिर्फ Of 16 specific countries. उसके अलावा कोई लोग Except Pakistan and Bangladesh. Ma'am, could you please repeat? People of Indian origin of 16 specified countries except Pakistan and Bangladesh will become eligible to be registered as overseas citizens of India, OCI. Will become eligible to be registered as, वो eligible है, अब चाहे ना चाहे वो उनकी मर्जी। Overseas citizens of India. उनकी एलिजिबिलिटी बस इनका इंडियन ओरिजिन की, ठीक है। इनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, वो समझ आ गए, जैसे इनको मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगी, लाइफ लॉन्ग वीजाज मिल जाएंगे, लेकिन इनको राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को होल्ड करना, गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करना, ये सब नहीं मिलता, ठीक है। फिर तो जैसे जो 16 कंट्रीज हैं तो उन पे इंडियन पीपल भी ऐसे जा सकते हैं। वो उन कंट्री के साथ हमारे नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं किया। पर हम तो अलाउ कर रहे हैं ना उनको आने के लिए। तो हम उनके बंदों को थोड़ा कर रहे हैं, हम अपने ही बंदों को कर रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के लोगों को ही कर रहे हैं। वो अपने लोगों के कर लेंगे कि बांग्लादेश के अगर हैं तो आ जाओ, बांग्लादेश नहीं, नेपाल लगा लो, श्रीलंका लगा लो। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इम्पोर्टेंट नहीं है, 16 के 16 कंट्री तुम याद तो करोगे नहीं, अब निकाल लेना नेट से, गवर्नमेंट के साइड से मिल जाएगा तुम्हें। आगे लिखो, जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था, किसी ने पढ़ा होगा सिटीजनशिप को लेकर, कौन? एक्ट चलो तो फिर बंदा CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि ये इतना उसमें रहा था कंट्रोवर्सी में, तो पढ़ा तो सबने होगा। बताना क्या था इसमें, क्या ऐसा इसमें था कि कंट्रोवर्सी इतनी हो रही थी, क्यों लोग इतने धरने दे रहे थे? वो CAA वाला है, लोगों को अपने CAA। कागज दिखाने को कह रहे थे कि प्रूव करो कि तुम इंडिया के हो। ये सब तो मिथ है, आगे बताओ। एक रिलीजन के वो नहीं पता। पर्सन्स को जो बाहर रह रहे थे उनको इंडिया में वो रिफ्यूज दे रहे उनके लिए था रोहिंग्या नहीं, ये भी मुस्लिम्स के मिथ है, लिए, आगे बताओ। रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए था बनाया रहे थे। नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए रोहिंग्या मुस्लिम तो वैसे भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इंडिया में, था, तो उनको ढूंढने के लिए बनाया। उनको ढूंढने के लिए नहीं बनाया। हैं। मैं बताती हूँ, बताती हूँ। आपका नाम क्या था? बोलिए। अक्षत, अक्षत, अभिषेक, वो यहाँ अश्विन बैठता है, आयुष, आरंभव, वैभव, फिर आरंभव कौन है? वो वो तो आने में आरंभव भी है, वो कभी कभार आता है। अच्छा, नहीं आज क्लास में नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हाँ जी, लिखो, इसमें पहले सुन लो क्या हुआ था। इसमें जो बाहर की कंट्रीज में माइनॉरिटीज है, तुम्हें पता है इंडिया में कितनी, इंडिया में कह रही पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज कितनी है? बहुत बहुत सारी। अब 50-56 अराउंड है मेरे ख्याल से, ठीक है।
तो वहाँ पे हिंदूज, ज्यूज, पारसीज ये सब क्या है, माइनॉरिटी में बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में जब हमारी पार्टीशन हुई थी तो हिंदू अच्छे खासे थे जो माइनॉरिटीज थी, अब वो बिल्कुल ही 2-3% रह गए। उन्होंने कुछ साल बाद वो इस्लामिक कंट्री अनाउंस कर दी उन्होंने तो साथ में ही कर दी थी, 1951 में शायद इस्लामिक कंट्री अनाउंस कर दी। वो उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि हम बना ही इस्लाम के लिए रहे हैं। ठीक है, अब बात वो नहीं है, बात क्या है, अब हमारे बंदे हैं वो। ठीक है, एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ और हिंदू रहते हैं, मतलब मेजोरिटी में, और तो किसी इतनी ज़्यादा कंट्री में रहते नहीं, मतलब साथ में ही होगी ना, इंडिया, नेपाल। इंडिया में एज अ बिग यूनियन बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो माइनॉरिटीज़ में है बाहर, ठीक है, जो वहाँ से भगा दिए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से बहुत भगा दिए थे, तभी वो माइनॉरिटी में हम बहुत सी कंट्री से भगा दिए जाते हैं, जितनी मुस्लिम कंट्री से वहाँ से भगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो इंडिया में आके शरण लेके बैठे हैं उनको शरणार्थी बोलते थे पहले, रिफ्यूजीज। उनको हम क्या करेंगे, पहले 11 साल तक उनका वेट होता था कि 11 साल तुम इंडिया में रहते हो जाएंगे तब तुम्हें सिटीजनशिप देंगे, तब तक तुम क्या रहोगे, रिफ्यूजी ही रहोगे, रिफ्यूजी कैंप में ही रहो। उसको कम करके इन्होंने 5 साल कर दिया, और इन्होंने बोला कि जो भी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज हैं जो इंडिया में आके रह रहे हैं, जिन्होंने इंडिया की वो ली है शेल्टर, तो हम उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें कंट्रोवर्सी किस पॉइंट पे होती है वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन इस एक्ट में किसी पॉइंट पे नहीं होती। ठीक है, लिख लो अब। कौन कौन से रह सकते हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। मुस्लिम्स को नहीं। कंट्री भी सुन लो ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यहाँ पे रहते ही मुस्लिम है तो वहाँ से मुस्लिम बुला के थोड़ा हम रखेंगे अरब कि पाकिस्तान छोड़ो इंडिया में रहो, क्यों फिर से, ताकि एक और पार्टीशन हो जाए। सिर्फ इन जगहों के। हाँ जी, रिपीट कर अफगानिस्तान स्टार्टिंग से लिखो, हिंदू, सिख, सबसे पहले तो इसके नीचे लिखो इट अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अमेंडमेंट हुई है तो पहले कोई एक्ट होगा ना, रिपीट करो। इट अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1955। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. From Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christians. Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. Who entered India on or from before Afghanistan, Pakistan. from What was the Afghanistan, third nation? Bangladesh and What was the Pakistan. third nation? Pakistan. Who entered India? On or before 31st December Got it, mom. Thank you. 2040. इससे पहले के। हाँ जी, जो उस दिन या उससे पहले के हैं उन लोगों से। हाँ जी। उनको इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं बोला जाएगा कि घुसपैठी है, ऐसा नहीं बोला जाएगा उनको, और वो एलिजिबल होंगे एंड विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप। एंड विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप। इसमें शायद मुस्लिम ऐड नहीं करे। They would be eligible for. हाँ, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। बट क्या करें देश के मुसलमान के बारे में? क्या मतलब मैं कह रहा हूँ कि देश का मुसलमान वो हो गया होगा ना, ऑफेंड हो तो गया। बट देश का मुसलमान तो देश का ही है ना, उसको थोड़ा बाहर निकालना है। पर क्या कर सकते हैं, देश का मुसलमान तो होता रहता है। होता रहता है ना, फिर वो तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए कंट्रोवर्सी उनका नहीं। उनको 12 साल करना पड़ेगा। हाँ जी,
2014 से पहले 2014 से पहले बहुत ज़्यादा क्या होता था, टॉर्चर होता था माइनॉरिटीज़ के साथ। जब इंडिया में हमने यूएन में जाके हमारी माइनॉरिटीज़ जो दूसरी कंट्रीज में है उनके राइट्स की बात की तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कम हो गया और उनको राइट्स भी दिए गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यूएन क्योंकि पहले पाकिस्तान को यूएसए ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता था टेररिज्म फैलाने के लिए, ठीक है। बट ड्यू टू दिस गवर्नमेंट या कुछ भी कह लो, हमारे ऑफिशियल्स इतने अच्छे निकले, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे अच्छे निकले, हमारे जो वो थे डिफेंस मिनिस्टर वो, और जो हमारे यूएन के वो हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, अभी तो रुचिता कंबोज है, उससे पहले कौन थे? मुझे तो अभी भी गाली भी नहीं पता थी। पता होना चाहिए, बहुत बार आता है न्यूज़ में ये इस तो। वक्त कौन था डिफेंस मिनिस्टर 2014 अभी तो राजनाथ सिंह ही है, राजनाथ उस सिंह टाइम उस टाइम ही राजनाथ सिंह ही था। फिर से बीजेपी इधर से 2014 में हाँ हाँ वही था वो, मेरे ख्याल से तो डिफेंस मिनिस्टर वही थे। हाँ तो 2014 से वही है। हाँ वही है नहीं, डिफेंस मिनिस्टर का। सीतारमण जी राजनाथ सिंह पहले अरे वो तो एक्सटर्नल, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे। अब है ना, पहले डिफेंस मिनिस्टर नहीं नहीं अभी नहीं, पहले भी नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर थी। नहीं पर वो कभी नहीं रह सकते। डिफेंस मिनिस्टर थी मैम, वो पहले सुषमा स्वराज तो एक्सटर्नल, छोड़ो पुराने नहीं याद करने एजुकेशनल थी होते। सुषमा स्वराज पहले। 2014 के टेन्योर में डिफेंस मिनिस्टर सीतारमण थे और हमारे यार निर्मला राजनाथ सिंह सीतारमण अच्छा छोड़ो, ये छोड़ो, पुराने वाले नहीं याद नहीं करने होते। राजनाथ सिंह जो मैं बता रही हूँ वो सुन लो ना, तेज वंश का प्लीज इनफ, एक बार बोल दो तभी चुप हो जाया करो। सॉरी बट राजनाथ सिंह मैम अगर आगे सुनो। हाँ जी। अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है हम्म, जो इंडिया में 12 साल से रह रहा है, तो क्या वो फिर भी इलीगल इमिग्रेंट है? लीगल इमिग्रेंट है है जी। इलीगल इमिग्रेंट इसने बोला लीगल इमिग्रेंट सुनो, क्योंकि उसने स्टार्ट तो illegal सबसे पहले तो वो 12 साल से रह रहे हैं तो सिटीजनशिप के लिए वैसे ही वो हो गया, ठीक है। इलीगली रहता है। इलीगली रहता है तो सबसे पहले तो अगर वो 12 साल से रह रहा है, क्या हम क्या बोलते हैं कि इफ यू वेक अप टू लेट देन यू लूज योर राइट। हमारी जुडिशरी बोलती है कि अब सो के उठ रहे हो तुम 12 साल बाद, कि तुम अभी याद आ रहा है कि ये जगह तो मेरी थी, 12 साल से मेरी जगह पे बैठे हैं, नहीं तब अब तुम्हें नहीं मिलेगी, उसको एडवर्स पोजीशन मिलती है, ऐसा होता है। तो अगर कोई बंदा 12 साल से इंडिया में रह रहा है तो उसको सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल है, वो ले सकता है। चाहे वो लीगली रह रहे हैं लीगली। ये लॉ में आ सकता है। हाँ और सुनो, अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये इलीगल इमिग्रेंट है, ठीक है, ये हमारे इंडिया की सेफ्टी के लिए सही नहीं है या फिर इसने फ्रॉड से सिटीजनशिप ली, तो वो उसकी टर्मिनेट कर सकते हैं सिटीजनशिप। क्लियर? इसमें वो भी लिख लो, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पीरियड फ्रॉम 11 years to 5 years. It also reduces the period from 11 years to 5 years. अच्छा जो 2014 के बाद वाला है। हाँ जी। सपोज करो कोई 31 दिसंबर 2014 को ही आया है तो वो उसको 19 में मिल जाएगी सिटीजनशिप, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा 25 तक। क्लियर? It also reduces the Period of naturalization from 11 years to 5 years. 11 की 12 11 इनके लिए 11 होता था, किन के लिए? ये जो बाहर से आते हैं। रेफ्यूजी। देन सिटीजनशिप में किसी का कोई डाउट? ऑनलाइन में अनमोलप्रीत अनीस रिद्धिमा सेकंड। मैम एक बार सीए दोबारा समझा दो। क्या समझाना दोबारा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखो इसमें क्या होता था, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसको अमेंड किया गया, उसमें बोला गया हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये 6 रिलीजन के, क्योंकि ये और 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें है माइनॉरिटीज में, यहाँ होता है इनके साथ गंदे वाला टॉर्चर, ये कम होते जा रहे हैं। तो इंडिया में आगे ये क्या लेते थे? सिक्योरिटी लेते थे, सेफ्टी लेते थे, रिफ्यूजी बन के रहते थे। उनके लिए क्या किया कि 11 साल में आपको सिटीजनशिप अब नहीं मिलेगी, आपको 5 साल में मिल जाएगी और आपको इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह वो ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको ये नहीं माना जाएगा कि आप घुसपैठी हो, ठीक है, आपको सिटीजनशिप अवेलेबल कर दी जाएगी। इतना है इसमें सीए में। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। सिटीजनशिप में किसी को कोई डाउट? नहीं वहां से तुम्हें उठा
है इसलिए तो यहाँ पे भी तुम शुरू हो गई। गर्मी तो गर्मी होती किसी को गर्मी लग रही है? एसी नहीं चल रहा? है। मेरी तरफ तो कुछ भी नहीं चल रहा। एसी सिर के नीचे नहीं चलाते हैं हम, ऊपर नहीं चलाते हैं एसी को, रूम में कहीं पे भी चलाते हैं ना। मैम वैसे अगर कोई बाहर से है तो उसके 12 इयर्स हैं, मगर जैसे इमिग्रेंट वगैरह हैं इनके 11 इयर्स। रेफ्यूजीज रिफ्यूजी कुछ नहीं, तो जो रिफ्यूजीज हैं इनके 11 इयर्स कर दिया था, बाद में 5 हो गए। जो अगर वो नेचुरलाइजेशन का पीरियड है कि अगर आप 12 साल से इंडिया में रह रहे हो तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इनके लिए क्या था, जो बाहर से आके रिफ्यूजी बन के रहते हैं, पहले के टाइम पे इनको इलीगल इमिग्रेंट्स बोला जाता था। तो इनके लिए जो ये रिफ्यूजी कैंप्स में रहते थे तो बोलते थे इनको 11 साल बाद दी जाएगी। एक साल इनके लिए कम कर दिया था उसने, एक साल कम करके बहुत बड़ा एहसान दिया था, तो अब 11 साल से 5 साल कर दिया। क्लियर? तो एक साल कम करके क्या फिर बाद में एकदम से फर्क पड़ गया? 6 साल कम कर दिया। तभी हाँ जी, कोई और सोच रहा था? हाँ जी, फिर एकदम से 6 साल कम कर दिए, पहले 1 साल कम करा किसान का। फिर वो दूसरी गवर्नमेंट ही कहते हैं, दूसरी गवर्नमेंट नहीं किया है। अच्छा ठीक है ठीक हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्लियर? एनी डाउट? ऑनलाइन में खुशी, रिद्धिमा, ऋषिता, अनमोल, अनीस, भाविका, कोई डाउट किसी को? No, ma'am. No, ma'am. फंडामेंटल राइट शुरू करें? कौन से पार्ट में आके फंडामेंटल राइट्स वैभव बताएंगे? आर्टिकल कौन से कौन सा? 12 to 35। बहुत 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 ध्यान से सुनना ये टॉपिक, ठीक है। क्लैट, पीयू, डीयू जो पेपर है सबके लिए इम्पोर्टेंट लॉ में, ठीक है। सारे फंडामेंटल राइट्स में टिप्स पे होने चाहिए। कितने टाइप के हैं, क्या क्या नाम है, कौन से किसका आर्टिकल क्या है, सब कैसे होंगे, बार बार रिवाइज करोगे पढ़ोगे तो, ठीक है। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स क्लेम्स होते हैं इंडिविजुअल के, ठीक है, कि वो क्लेम करता है कि मेरे पास ये अधिकार है तो आप मुझे करके दो, ठीक है। जैसे कि जब हम एडमिशन लेने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें वो बोलते हैं, अगर हमें वो बोले कि आप इस कास्ट के हो हम आपकी एडमिशन नहीं कर सकते, आप इस जेंडर के हो हम आपकी एडमिशन नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, अब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास राइट टू इक्वालिटी ही नहीं होता तो हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपने रूल्स बनाती, अपने लॉज बनाती। वो बोलती कि नहीं, सपोज करो कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के बंदे ने कोई इंस्टीट्यूट चलाया, हॉस्पिटल चलाया, वो बोलते कि हम तो इसी कास्ट के बंदे को ट्रीट करेंगे, तो ऑब्वियसली कितनी हमारे साथ इनजस्टिस होती अगर हमारे पास हमारे राइट्स ही ना होते तो, ठीक है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है ना, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के सबको मिलते हैं। क्लियर? अब हमारे पास पहले कितने फंडामेंटल राइट थे? 7। अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है? 6। एक हमारा होता था राइट टू प्रॉपर्टी, वो 44th अमेंडमेंट में क्या कर दिया था? डिलीट। ये सब हम लिखेंगे। सबसे पहले हम एक साथ लिख लेते हैं हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले लिख लेना ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स एवरी नंबर। अब कितने हैं? 6। कम कर दिया। हाँ पहले क्या? बताया ना अभी 2 मिनट पहले, आगे भी बताऊंगी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट होता था पहले, अब नहीं है अब क्या? क्योंकि उसका मिसयूज होता है, अब वो लीगल राइट है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। लिखो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। सेकंड है राइट टू फ्रीडम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू इक्वालिटी,
against exploitation. Exploitation. Right to freedom of religion. Freedom of religion. Next, cultural and educational rights. And what was after right against exploitation? Right to freedom of religion. Right to freedom of religion, cultural and educational rights. नेक्स्ट लिखो, ऐसे लिख लेना इसे, राइट टू प्रॉपर्टी. मैम बता रही हूँ, इसके बाद लिखूंगी ना. हाँ जी मैम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नेक्स्ट कौन सा था? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ओके मैम. ये आर्टिकल 31 होता था ना, इसलिए लाइन वाइज लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि इसके बाद में एक फंडामेंटल राइट है. लास्ट लिखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. मैम, व्हाट इज आफ्टर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? कल्चरल एजुकेशनल, राइट टू प्रॉपर्टी, ये वाला. और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. डन. उसके बाद लिखो कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा जो फंडामेंटल राइट था वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है. क्यों, कब डिलीट हो गया ये? 44th अमेंडमेंट 1978. लिखो, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31. आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 नहीं है, ठीक है. राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 was deleted from the list of fundamental rights. फंडामेंटल राइट जब भी लिखना हो ना, ऐसे लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, FRs करके. Deleted from the list of fundamental rights by 44th Amendment Act 1978. 44th Amendment Act 1978. डन. अब क्या है ये हमारा लीगल राइट. बताती हूँ, हमेशा तुम्हें ना कंफ्यूजन रहेगी. आंसर कीज में भी बहुत बार चेंज होता है. राइट टू प्रॉपर्टी पूछते हैं, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी. ये नन ऑफ दिस कुछ नहीं. फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल ही जिससे नहीं पढ़ा वो करके आएगा, ठीक है. बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है या लीगल है. कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जितने भी राइट्स दिए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, ठीक है, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होंगे. बाय नेचर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या है, लीगल राइट है. जैसे कुछ हमारे सिविल राइट्स होते हैं, मेंटेनेंस क्लेम करना हमारा सिविल राइट है, ठीक है. डाइवोर्स अगर ले रहे हैं हस्बैंड वाइफ तो वाइफ का मेंटेनेंस क्लेम करिए, वो सिविल राइट है मान लो उसका, ठीक है. कुछ हमारे क्रिमिनल नेचर के राइट्स होते हैं, मर्डर हो गया, हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है पहले तो, बंदा केस ना भी करे तो स्टेट करेगी, ठीक है. ये हमारा क्या है, लीगल राइट है. याद रखना हमेशा, कंफ्यूज मत होना कभी. राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, ठीक है. अब राइट टू प्रॉपर्टी का वो आर्टिकल कितना है, 300A. लिखो, अभी लीगल राइट है. इट इज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A. It is made a legal right under Article 300A. कैपिटल ए ऐसे. डन. हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी. और लोग इसे मिसयूज कैसे कर रहे थे राइट टू प्रॉपर्टी. जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक जमीन है चंडीगढ़ में, ठीक है, लैंड. मैं रहती हूँ दिल्ली में. वो जमीन ऐसे ही है, ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक है. मैंने किसी को कहा भी नहीं कि उसका आप ध्यान रखना,
ठीक है, मैंने उसको किसी को किराए पे भी नहीं दिया, कुछ नहीं करा, प्लांटेशन वगैरह कुछ नहीं, ना मेरी गाड़ी भी नहीं खड़ी वहाँ, साइकिल भी नहीं खड़ा, कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ी है। तुम है चंडीगढ़, जगह ढूंढ रहे थे तो ऐसे ही तो पड़ी है, तुमने निकलवाया पता। मैडम तो रहती है दिल्ली में, कभी कभी आती है 10-15 साल में एक बार। तुमने वहाँ पे अपना क्या कर लिया, घर बना लिया। मैं आई 5-6 साल बाद, ऐसे कैसे बना लिया? तुम किसका डिफेंस लेने लगे? राइट टू प्रॉपर्टी तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। ये तो फंडामेंटल तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो हमारा राइट है। ऐसे मिसयूज होने लगे था क्योंकि जो एडवोकेट होते हैं उनका बहुत टेढ़ा दिमाग होता है, बहुत ज्यादा, वो बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं चीजों को भी, समझे? बहुत बड़ी जो, अभी तो मैंने तुम्हें बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया, ठीक है, ये तो चलो तुम हार भी जाते हैं मान लो, है ना? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो करती है इनको यूज सबसे ज्यादा गलत तरीके से, ठीक है, इसीलिए वो कॉर्पोरेट एडवोकेट्स को हायर करती है। जो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं ना कि हमें तो कंपनीज में जाना है, वो बहुत टेढ़े बनते हैं फिर, समझे? सही नहीं है, पढ़ लिख के उल्टे काम नहीं करने होते। कॉर्पोरेट में जाओ लेकिन अच्छी कंपनीज भी होती हैं, अच्छी कंपनीज में जाओ। कंपनी को अच्छा रखना हमारा काम है। हाँ तो अच्छा रखो, अच्छी तो नहीं होती कोई। तुम अच्छे बन जाना, नहीं, खुद ही नहीं बनना चाहते, बस तुम क्या करोगे? तुम फर्स्ट लिखो, नहीं नहीं तुमने कुछ बोला, बताओ। वो पंजाबी में समझाया। तो हिंदी में नहीं समझ आता? मुझे तो इंग्लिश दोनों में आ जाता है, बस फिर वो ज़्यादा डिटेल था। चलो आर्टिकल 14 लिखो, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट। इक्वालिटी बिफोर लॉ। नाम याद होने चाहिए सब आर्टिकल से, जो फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हो जाएंगे। नहीं जी, आपका नाम में सनद से नदर से है कर दूं, धनास नहीं हो जाएगा तो फिर हाँ धनास होगा, तो यही बोला है मैंने, बस एच की कमी है, कर सकते हैं उल्टा पुल्टा, ऐसे थोड़ी देर होता आपने तो है। सीरियसली ले ली। लिखो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इतना भी लिख सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ किसका कंसेप्ट है? रूल ऑफ लॉ से निकला है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ में किसने दिया था? एवी डाइसी ने दिया था, ब्रिटिश जूरिस्ट थे। लिखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, equality before law is an element of the concept equality before law is an element of the concept rule of law. Equality before law is an element of the concept rule of law propounded by A.V. Dicey. Is an element of spelling Element of the concept rule of law propounded by A.V. Dicey. रूल ऑफ लॉ दिया था ना। A.V. Dicey ने। समझ आया इस लाइन का मतलब? कौन समझाएगा? कि कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है। हिंदी नहीं बताना, समझाना है। हाँ हाँ, हाँ जी हिंदी बताओ। कि जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ वाली लाइन है, इसका जो और इसके पीछे का जो इसके ओरिजिन है इस लाइन के, ये है रूल ऑफ लॉ। कोई रूल ऑफ लॉ होता है, रूल होता है जो बनाया था एवी डाइसी ने। कि जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसका सोर्स था रूल ऑफ लॉ, जो कि होता है कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, और ये थ्योरी दी थी एवी डाइसी। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है, दोनों का ही गलत है। हिंदी बताइए दोनों, तुमने तो हिंदी भी नहीं बताई, तो तुमने तो क्या बताया? रूल ऑफ लॉ रूल होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है।
रूल ऑफ लॉ? ये तो अच्छा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहाँ से दिया था यूएसए से और यूके से और इतनी सारी जगह से रशिया से। अच्छा, और क्या अच्छा, और ये बताते हैं पाकिस्तान किससे बोले हैं? अभिषेक, मैं मैम को बताती हूँ तुम्हारा तो लॉ। यूनाइटेड किंगडम मैम, यूनाइटेड किंगडम। मैं तो, मेरे को पता है आपका सही था, मैं तो वंशिका को कह रही थी। यूएसए से दिया था वंशिका? यूके मैम। होता क्या है रूल ऑफ लॉ? बता रही हूँ, मैं तेज बता रही हूँ। पहले भी बताया था मैंने, जो तुम रूल बोल रहे थे। सुनो मेरी बात ध्यान से, लिसन, शांति। रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट का मतलब कि जो रूल है, जो शासन है एक देश में, जैसे हमने रूल ऑफ लॉ अडॉप्ट किया, ठीक है, वो किसका चलेगा? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं चलेगा, वो किसी बुक का नहीं चलेगा। जैसे हमारी बहुत सारी रिलीजियस बुक्स होती है ना, हर रिलीजन के अलग, कॉन्स्टिट्यूशन का चलेगा। वो लॉ का चलेगा, कानून का चलेगा, ठीक है। अब सपोज करो कल को इंडिया में लॉ बना कि हम तो लॉ लेजिस्लेशन ने बना दिया, मेजॉरिटी किसी कोई, उन्होंने ऐसी उल्टा पुल्टा लॉ बना दिया कि हम तो 5 साल के कम बच्चों को वो देंगे ही नहीं, मतलब उनका कुछ वो होगा ही नहीं, सपोज करो। या फिर ऐसे कर दिया कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाएगी, है ना, कि इतने साल तक ही 12-13 साल तक लड़कियों को एजुकेशन दी जाएगी, बस बेसिक एलिमेंट्री, इससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। तो इससे हम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लॉ तो ये हो गया, अब वो बोले रूल ऑफ लॉ चलता है जी, हमारा तो लॉ ही चलेगा, जो हमने लॉ बना दिया। लेकिन तभी एविडेंस ने जो कंसेप्ट दिया, उन्होंने इसके एलिमेंट्स भी बताए कि अगर रूल ऑफ लॉ है तो लॉ के अंदर इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इसका एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है जो मिलके एक चीज को बनाते हैं, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ का एक एलिमेंट है जिससे रूल ऑफ लॉ बनेगा। मतलब आप कोई लॉ ऐसा नहीं बना सकते जिसमें आप इनइक्वालिटी कर रहे हो। समझ आई? ये कहना चाह रही है लाइक, हिंदी नहीं पूछी थी मैंने। क्लियर? आगे लिखो। और सुनो, जो रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो आर्टिकल है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होती है ना हमारी, वो जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए एक्सेप्शन होती है कि आप उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, उनके खिलाफ जब तक वो टेन्योर में है आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उनकी इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते, आप उनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं चला सकते। प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी को आंसरेबल नहीं होगी, ना किसी जज को, ना पार्लियामेंट को, किसी को नहीं। ये सब क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि इक्वल स्टेटस तो नहीं देते ना, हमारे खिलाफ तो चला सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं चला सकते, मतलब इक्वल नहीं है, तो वो क्या है? एक्सेप्शन है। तो अगर क्वेश्चन आया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट वो नहीं है, उसकी एक्सेप्शंस है। क्लियर? तो ये अगर किसी गवर्नर ने क्राइम कमिट करा फिर उसका क्या करेंगे? टेन्योर में नहीं कर सकते, उसका टेन्योर खत्म होगा तो करेंगे उसके खिलाफ, या फिर उसको हटाया जाएगा उसके पोस्ट से प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर प्रेसिडेंट है उसको कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट की फिर इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलेगा, अगर वो हो गया, प्रोसेस पास हो गई, तो प्रेसिडेंट हट जाएगा, फिर उसके खिलाफ चलाओ। लेकिन कोई भी बंदा इतनी बड़ी पोजीशन में बैठ के कोई क्रिमिनल वो तो नहीं करेगा ना, उसको किसी चीज की कमी है जब वो इंडिया का ही प्रेसिडेंट है। बिल क्लिंटन ने तो करा था, क्या किया था उसने? हरासमेंट करी थी अपनी सेक्रेटरी। वो उन लोगों का तो काम ही है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 15। मतलब 15 सेक्शुअल हरासमेंट में नहीं करी थी, मतलब उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे अपनी सेक्रेटरी से। बिल क्लिंटन के। वो स्टेट से रिलेटेड है, वो हम स्टेट के कंसेप्ट में करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 15। ये राइट टू इक्वालिटी में। हाँ जी, हाँ जी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, prohibition of discrimination on the ground of 5 ग्राउंड्स होते हैं हमारे पास जिसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते: रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। Prohibition of discrimination on the ground of religion, caste, race,
sex, place of birth. From religion, caste, race, sex and place of birth. Clear? okay तो ma'am. अगर जो इनके ग्राउंड्स नहीं है तो हम उनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा तुम किस बेसिस पर करोगे? हाइट और छोटे और मोटे ऐसे करोगे? एज के एज की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन क्या करोगे? वो तो कैटेगरी होती है ना, कितने साल से बड़ा बच्चा ये टेस्ट दे सकता है, इस साल से बच्चा स्कूल में ले सकता है। जॉब का वो कर रहे हैं तो वो तो क्राइटेरिया है, वो तो कंपनी की मर्जी है कि उसको इतने साल से बड़े बच्चों को ले अपने लेना है, एक्सपीरियंस वालों को लेना है। तो क्राइटेरिया तो ये हो सकता है कि वो इंसान पंडित होना चाहिए। नहीं, ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ? तो एज भी कौन सी क्राइटेरिया? एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नहीं होगा नहीं कि age हमें 5 साल वाले। सिर्फ एज अगर नहीं मैं बता रही मॉनेटरी पोजीशन पे कितने पैसे हैं कि उस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, पूछ लो। तो हम इक्वालिटी बिफोर लॉ में चले जाएंगे, आर्टिकल 14 में हम बोलेंगे कि हमें इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है ना, समझ रहे हो? 14 और 15 बेसिकली सेम ही होते हैं, मतलब 15 तो फिर 14 का आगे बस डिस्क्राइब कर दिया पहले क्लास में इसका लेकिन इसकी भी क्या है, एक्सेप्शन है। जब गवर्नमेंट ने क्या किए, वुमेन के लिए मेजर्स निकाले, बच्चों के लिए मेजर्स निकाले, ठीक है? सर तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है? वो तो नहीं बताओ, ज़्यादा राइट्स खड़े हो, यहाँ बैठो, गेट अप गेट अप। जल्दी, और पीछे गर्दन नहीं होगी अब, यहाँ बैठ के, चलो बैठो जल्दी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा ग्रुप ये जो बीच में बैठता है ना, सब समझ आता है यहाँ कितना जरूर है। पीछे वाले ना ये शांति से बैठते, इधर वाले शांति से बैठते हैं, बस ये 2 लाइन। खड़े हो, यहाँ बैठो, दिख भी नहीं रही जब मैं बोर्ड करूँ, वहां से दिख जाता तो यहाँ से क्यों दिखता? जब गवर्नमेंट ने वुमेन और चिल्ड्रन के लिए मेजर्स बनाए या फिर SC ST को रिजर्वेशन दी, तब क्या ग्राउंड उठाया गया कि ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी तो कास्ट के बेसिस पे आप रिजर्वेशन दे रहे हो, ये भी तो आप जेंडर के बेसिस पर उनके लिए वेलफेयर मेजर बना रहे हो, ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है। तब हमारे जुडिशरी ने क्या कहा कि ये आर्टिकल नेगेटिव सेंस में इंटरप्रेट नहीं होता, ये पॉजिटिव सेंस में इंटरप्रेट होता है। मतलब कि इस आर्टिकल को हम क्या कहते हैं कि आप इन चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे नेगेटिव सेंस में। मतलब ऐसा अगर वो लेडी है तो हम उसको ये जॉब नहीं देंगे, ऐसा आप नहीं करोगे। हाँ, स्टेट वेलफेयर मेजर्स बना सकती है, वो तो उसको TPS में भी गाइडलाइंस है, तो ये इस आर्टिकल की क्या है, एक्सेप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट देखो आर्टिकल 16, ये लिखते हैं ना साथ साथ जो मैं बोलती हूँ, इसके अपने आप से नोट्स बना लिए। किसी एक जेंडर को हम वेलफेयर मतलब उनके लिए ज़्यादा राइट्स बनाए तो वो एक हिसाब से तो दूसरे जेंडर के लिए नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका पहले से ही स्टेटस कम है, तो इक्वल स्टेटस पे लाने के लिए उनके लिए राइट्स बनाए जाते हैं। So ma'am, Article 15 is also not absolute. हाँ जी, इसकी भी एक्सेप्शन है। Okay ma'am. 16 है, स्टॉप इट। अगला 16 आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब अगर तुम सब लोग +2 पास करके जाओ, गवर्नमेंट से बोलो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है सबकी, ठीक है, अगर उसको जॉब दे रहे हो तो मुझे भी जॉब दो, ठीक है, तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो वो ये नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दे रहे तो तुम्हें भी देंगे, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तुम्हें कि तुम भी इसके लिए वो अपीयर कर सकते हो, ठीक है, तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें मिल जाएगी। ये कंपल्शन नहीं है कि उसको जॉब मिली तो मुझे भी जॉब मिली, ठीक है। ये जो सारे आर्टिकल्स है ना हमारे पास, वो हमारी जुडिशरी किस वे में इंटरप्रेट करती है, पॉजिटिव सेंस में। क्लियर? इसकी भी क्या हम एक्सेप्शंस रखते हैं, जैसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, सबको इक्वल है,
लेकिन हम इसमें क्या रख देते हैं कि हम रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमने SC ST BCs के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी, तो वो बंदे बोलेंगे ना कि इक्वल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हम दे सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही लोअर स्टेटस पर है, उनको हम उनका स्टेटस बढ़ाने के लिए हम ये देंगे, ये पॉजिटिव वे में लेकर जाएंगे हम, समझे? क्लियर? इसके बाद लिखो एक मंडल कमीशन। वो तो है Excuse me, हाँ ma'am. जी, इसमें ही है क्योंकि रिजर्वेशन की बात हो रही है ना। हाँ जी, Ma'am, could you please repeat Article 16? I lost connection. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, आर्टिकल 16 के नीचे लिखो। हाँ जी, इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वो उनको बता दीजिए। Ma'am, your connection is laggy. अनीस, बाकी सबका ठीक है, आप एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लो। Ma'am, आपकी आवाज भी कट रही है ऐसे भी बार बार। अब नोट्स बाद में किसी से ले लेना, अभी समझ लो आप आराम से, ठीक है? नोट शेयर कर देना कोई जिसके पास भी इनका नंबर हो, ठीक है? मुझे भी पानी पीना है, प्लीज बोलो कि नीरज भैया को नॉर्मल पानी देने के लिए। मेरे को मैं भी लेकर आता तुम्हारी बॉटल ma'am, just give me a minute. क्यों नहीं लेकर आओगे? हूँ। वो सब भी तो लेकर आए, पानी स्कूल में ही वाटर बॉटल लेकर जाते हैं, कैसी थॉट प्रोसेस है? हाँ जी, मैं टिफिन भी तो नहीं लेकर आता। 2 घंटे के लिए टिफिन लेकर भी नहीं आता कोई, पानी तो 2 घंटे के लिए ला सकते हो। हाँ अभी भी जाओ, आपके लिए ले आऊँगा ऐसे। नहीं वो ले आएंगे। थैंक यू सो मच। सच्ची में पानी नहीं है, पानी है ही नहीं यार, बॉटल खत्म है। विधि सच्ची में बॉटल खत्म है, हाफ वॉल नहीं है। बैठो बैठो बैठो, बैठो। मेरा सूट चाय पीना है? Am I audible now? तब से बोली जा रही है। अभी आएगा, अभी उठ जाएगा। जाते हुए पी लेना, अभी पी लो, मुझे आगे बढ़ाना है। हाँ जी अनीस, सब बोलो, आप क्या कह रहे थे? ऐसी बात है। Ma'am, I was asking, could you please repeat Article लिसन 16? लिसन प्लीज, मुझे सुन लेने दो, वो कुछ बोल रही है। मैम इनको कराना चुप। हाँ जी अनीस, पूछो आप। Ma'am, could you please explain Article 16 again? आर्टिकल 16 में क्या बोलते हैं वो, सुनो ध्यान से। कि हम इक्वल हाँ जी। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसके एक्सेप्शन क्या है कि हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे जुडिशरी बोलती है कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ये पॉजिटिव सेंस में दिए गए, नेगेटिव सेंस में नहीं दिए गए। वही तो समझ आया? हम SC STs को BCs को OBCs को रिजर्वेशन अगर दे रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो आप। क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. लिखो मंडल कमीशन। हाँ जी, रिजर्वेशन के बाद आई है ना, इसमें इसलिए बता रही हूँ। हाँ जी, आर्टिकल 16 के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख लो, मंडल कमीशन, ठीक है? जो मैंने तुम्हें रिजर्वेशन वाला बताया वो लिख लिया करो अपनी उसमें नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में, ठीक है? मंडल कमीशन 1979 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अपॉइंट किया किसको? बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में बीपी मंडल को। बीपी मंडल को उन्होंने कमीशन का हेड बनाया। वो कमीशन थी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। उसमें उन्होंने बोला कि आप बैकवर्ड क्लासेस को उनकी स्टडी करो, देखो उनका स्टेटस क्या है, और फिर बताओ कि क्या नीड है उनके लिए। तो मंडल कमीशन ने 27% OBC रिजर्वेशन रिकमेंड की थी, जो आज भी चलती है। हाँ जी, 27% OBCs की। OBCs कौन? अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जो SC में नहीं आते, ST में नहीं आते, BC में नहीं आते, और भी बहुत सारी होती होंगी उसमें नहीं आते, तो वो OBC में। तो ये जनरल नहीं। SC ST की और अलग है। हाँ जी, SC ST की अलग है। जनरल को जनरल को कुछ नहीं मिलती। तो उसमें भी SC ST की लगेगा 27 इंच की। हाँ जी अलग है वो। हाँ जी वो अलग है। मैम ST में भी अलग का होती है कि 4 ही होती है? क्या होती है? मतलब 4 ही है ना? SC ST OBC BC। हाँ तो इनकी टोटल कितनी होती है?
50 से ऊपर हो गई अब तो रिजर्वेशन। क्या? हाँ जी, कितनी 50% से ऊपर हो चुकी है रिजर्वेशन। पर ये क्या बात थी ना कि 50 मैक्स रखना लेकिन जब ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन आई अभी रिसेंटली, अगर किसी ने न्यूज़ सुनी हो तो सुप्रीम कोर्ट ने से वैलिड बोला था। ओ तो ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन भी ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन जो ये सब में नहीं आते, ईडब्ल्यूएस मतलब वो जनरल की हो गई। इकोनॉमिकली वीकर हाँ वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उसके अलावा एसटी एससी की एससी एसटी ओबीसी बीसी सबके अलग है। सारी तो फिर तो इनकी कम क्यों नहीं कर देते अगर ईडब्ल्यूएस की डाल वोट बैंक वोट शिट ईडब्ल्यूएस की 10% है। वो 50% के अलावा हाँ जी 50% के अलावा, तो मतलब इसको इंक्लूड करके 50% से ज्यादा हो गई है रिजर्वेशन। फिर स्पोर्ट्स कोटा वाले आ गए। हाँ जी हाँ, स्पोर्ट्स कोटा, एनआरआई कोटा, फिर आर्मी स्टेट कोटा, आर्मी कोटा। है जनरल में कुछ की नहीं। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करो, मेहनत करो, टॉप 10 रैंक लेकर आओ। और फिर एससी एसटी को कहेगा कि तुम पढ़े रहो। एससी एसटी को कहते हैं कि पढ़ो ना तो हो जाएगा, नहीं पढ़ो तो हो जाएगा। सही है यार। ठीक है, कोई ऑफेंड मत हो जाना प्लीज, मैं भी ऑन अ लाइट मूड। सरनेम चलो नहीं करूँगा। सरनेम करने से कुछ नहीं होता ना प्लीज। मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा मेरा नाम। हाँ तुम ही तो बैठे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो मैं अपना सर्टिफिकेट बना दूंगा, अपने माँ बाप को चेंज कर दूंगा, अपने दादा दादी को चेंज कर दूंगा। ऐसे अडॉप्शन से हो सकता है। हो सकते बोलने तो नहीं अगर मैं किसी को अडॉप्ट करूँ तो वो भी तो अगर मैं एसटी का हूँ तो मुझे अडॉप्शन का इतना पता नहीं है, देखो अडॉप्शन लॉज में पढ़ लेना, सर से पूछ लेना ये लीगल में, ठीक है। सर कौन सा अडॉप्शन लॉज पढ़ाते हैं? नहीं वो पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट नहीं पढ़ोगे? वो तो कॉलेज में पढ़ेंगे ना। नहीं उसमें भी आता है, थोड़ा जितना पेपर में आता है उतना पढ़ोगे। कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है, सिंगल मदर कर सकती है नहीं, सिंगल गर्ल कर सकती है नहीं, एक लड़का एक लड़की को अडॉप्ट कर सकता है नहीं, बच्ची को, ऐसे सब ये सब आता है, ये सब पढ़ोगे तुम। मुझे लगा कोई भी किसी को भी adopt हमारे लेजिस्लेचर पागल नहीं है, हम जैसा दिमाग नहीं होता क्या? लिखो इसको लिखो, बस बस माइनर्स कोई लिखो। In 1979, Morarji Desai government, Desai government, मुरारजी दवाई Nitesh enough, आपने बोला पहले ही। DESAI, मोरारजी MORARJI, क्या मोरारजी? देसाई। तुम थोड़ा हिंदी में बोला करो, इतनी तो तुम्हें हिंदी आती होगी, मुझे नहीं समझ आता तुम क्या बोल वो रहे बोल रहे हैं मुरारजी के आगे हो। आ गया मुझे भी समझ, क्योंकि 3 बार में आया ना। In 1979, Morarji Desai government appointed the Backward Classes Commission, under the chairmanship of BP Mandal. एक साल बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1980 में एंड रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन वहीं पर अभी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। बीपी ब्लड प्रेशर वाला बीपी मंडल। ब्लड प्रेशर मैम आप ब्लड प्रेशर कह रहे थे। अरे जिसको बोलती हूँ वो सुना करो सिर्फ तुम। बस बस and recommended 27% OBC रिजर्वेशन। wow तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। हाँ हमारी तो गलती है। आप लॉ पढ़ रहे हो?
एक इसमें एडमिशन ले रखा है। नहीं आप गलती नहीं मान रहे ना। सेम टू यू। मैं अभी लॉ ही पढ़ रहा हूँ। तुमने तो पढ़ना शुरू नहीं किया अभी, पहले पेपर क्लियर करो तब पढ़ोगे लॉ तो तुम। 27%। अरे हद है। क्या इसमें क्या गया अभी? तुम्हारी राइटिंग देखना कीड़े मकोड़े जैसी है। हाँ देख लो। अभी तो इसमें मैंने अच्छा लिखा हुआ लेकिन मेरी अच्छी है। आप प्रूव भी करने लगे। हाँ तो पक्का चलो है। लेकिन जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन है इसमें क्रीमी लेयर पे एक्सक्लूड किया हुआ है। किसको? क्रीमी लेयर बोलते हैं ना जो वेल वो होते हैं। क्रीमी क्या? हाँ क्रीमी लेयर। अच्छा क्रीमी लेयर, क्रीमी स्पेस लेयर। आप क्रीमी लिया बहुत हो गया हंसी मजाक। उसको भी क्रीमी लिया तो। मैं नहीं मानती। लिखो नेक्स्ट आर्टिकल 17। जैसे बता रही हूँ ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन की सुन लो, मुझे सुन लो, वंशिका से बाद में सुन लेना। जैसे ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन की तो उसमें बोला कि जनरल कैटेगरी में ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम वीकर सेक्शन है, तो 8 लाख पर ईयर जिनकी वो है इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख, उससे नीचे ईडब्ल्यूएस कर दे, उससे ऊपर वाले बोले क्रीमी लेयर है, मतलब इनके पास इतने रिसोर्सेज है, वेल रिसोर्स। 8 लाख या 1 लाख? 8 इतना कम? इतना ज्यादा क्यों करवा रखा है? तो अरे 8 लाख तो हर कोई। नहीं तो इनके लिए भी होता है ना पर हाँ reservation। 8। हाँ जी किनके लिए? नहीं इनके लिए नहीं होती। मिडिल क्लास आदमी को एक मिनट हाँ जी इतना तो मिडिल क्लास आदमी इससे कम करना चाहिए। तुम बन जाओ पार्लियामेंट के हेड, प्राइम मिनिस्टर बन के काउंसिल मिनिस्टर के हेड बन के बना लेना लॉ। पर जो प्लेटफॉर्म था उसमें सेपरेट जगह थी कि आप क्रीमी ले रहे हो या नहीं। तो वो इसीलिए पूछी गई थी ताकि तुम्हें रिजर्वेशन ना दी जाए। मैम 8 लाख से ये 1 लाख है। 8 को इंग्लिश में 8 बोलते हैं, मैंने 8 ही बोलना था ना पहले। तो 8 लाख तो काफी ज्यादा नहीं होता एक साल का, मतलब उसमें इसको उससे नीचे इकोनॉमिक वो तो कम से कम मतलब 1 लाख होता मैं मानता। अच्छा अगर 1 लाख उनकी इनकम होगी साल की तो महीने में बताना कितना हुआ? तो 8 लाख को अगर 10,000 से भी कम? 8 लाख को अगर 10,000 से कम किसकी सैलरी होती है आज के टाइम में? इंजीनियर्स की 16 होती है कुछ इंजीनियर्स की। हाँ तो 16 बहुत कम होती है ना। हाँ तो फिर ऐसा तो हर एक प्राइवेट सेक्टर का इंजीनियर ईडब्ल्यूएस में है। ऑब्वियसली आना ही चाहिए। जिसको महीने में 16,000 रुपए सैलरी मिल रही है, ठीक है, उसको कोई रिजर्वेशन भी नहीं मिल रही, वो जनरल कैटेगरी में है, वो इंजीनियर का टैग लेके घूम रहा है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी के उसके साथ कितनी सारी एक्सपेक्टेशन जुड़ी होंगी, पेरेंट्स की कितनी जुड़ी होंगी, उसकी खुद के साथ कितनी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तो कुछ तो उनको भी मिलना चाहिए ना राहत, इसीलिए दी गई है 10% की। रिजर्वेशन में उनको फीस कंसेशन मिल जाती है। पर वो तो स्कॉलरशिप टेस्ट भी तो देती हैं, तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन बनानी पड़ती तो जरूर थोड़ी ना सारे स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर कर लेंगे। तो फिर हाँ जी क्राइटेरिया होता है उसमें, मैं बताती हूँ, तुम 8 लाख बोल रहे हो ना, फीस कंसेशन 2.5 लाख से कम वालों को मिलती है। 2.5 लाख साल का। 8 लाख तो फिर भी बहुत ज्यादा। 8 लाख तो 2.5 लाख कम है ना, मतलब इंडिया का मिडिल क्लास आदमी कमाता है 8 लाख। तो तभी उनको रिजर्वेशन दी गई है ना, 10% की दी है, 100 की नहीं दी, तुम टेंशन मत लो। आर्टिकल 17 लिखो। कम से कम मैंने तुम्हें कहा था प्लीज शांत रहना, मुझे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कराने, जितने हफ्ते में नहीं पूछते उतनी आज की क्लास में तुम्हें बातें करनी है, उतनी क्वेश्चंस पूछने हैं, लास्ट में डाउट पूछना, लिखो फटाफट। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मैं भी नहीं अभी कराऊंगा, फिर से पूछना जरा। इसका आगे नहीं कराऊंगा जैसे 16 का कराया आगे। नहीं इतना ही है, लेकिन
लेकिन ये जो अनटचेबिलिटी टर्म है ना कॉन्स्टिट्यूशन में या जो वो हमारे राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है उस कहीं में भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। Title doesn't lords or ladies. जैसे उसको दिया था बहादुर शाह को शहंशाह हिंदुस्तान, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप लोग अब। तो पर गांधी को भी महात्मा गांधी को पहले दिया था प्रोफेशनली कहीं नहीं दिया हुआ, फादर ऑफ इंडिया कहीं नहीं लिखा कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ इंडिया बोलेंगे, वो तो कांग्रेस बोलती आ रही है, लोग बोलते आ रहे हैं तो बोल रहे हैं, मगर वैसे फादर ऑफ इंडिया कोई भी नहीं है। कोई नहीं। फादर ऑफ इंडिया कोई टाइटल नहीं है, किसी के पास नहीं है। आगे लिखो, इसके बाद क्या आएगा, राइट टू इक्वालिटी के बाद सेकंड राइट हमारा, हाँ जी हाँ जी आयुष अक्षत सारे अक्षत। मेरे को जितना याद है हमारी जनरल नॉलेज की बुक में लिखा होता है कि फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी करते हैं। मेरे को जितना गलत पढ़ाया गया मतलब लीगली एनसीईआरटी, हाँ जी बिल्कुल। एक तो मैं इंग्लिश से पढ़ा हाँ जी कहा जाता बट लीगली नहीं कहा जाता। ये तो 40,000 कमाते हैं एक महीने का, 40,000 कम थोड़ी होता है, 40,000 में तो चल जाती है, तो लाइफ चल जाती है एक महीने की। डालो रिट डालो तो बहुत होते हैं यार 40,000। लिसन मेरी बात सुनो, ईडब्ल्यूएस है ना, तुम्हें सिर्फ एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना वो कम उसमें ही मिलते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना फी कंसेशन कब होता है, 2.5 लाख से कम वाले में। हाँ नहीं सीट्स की रिजर्वेशन, हाँ रिजर्वेशन इसमें होती है। तो फिर 40,000 में रिजर्वेशन ले रहे हो, रिट डालो तो बहुत होते हैं 40,000 तो बहुत ज्यादा। रिट डालो रिट। इंडिया के आधे बस मुझे कोई कमेंट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप बैठ के पढ़ो, इनफ। मैं गुस्सा करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे कि तुम फ्रेंडली उसमें एनवायरनमेंट में रह के पढ़ लो, बट मैं कर भी सकती हूँ। आर्टिकल 19 हमें 6 तरीके की फ्रीडम देता है, ठीक है। इनके क्लॉज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, 6 के 6 क्लॉज लिख लो आर्टिकल 19 के, क्लियर। हाँ क्लॉज, इसको क्लॉज बोलते हैं। जैसे क्लॉज 1 आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ये ब्रैकेट क्लॉज होता है, ठीक है। जैसे क्लॉज ए सेक्शन 30 क्लॉज ए, ऐसे, क्लियर। लिखो क्लॉज 1। Ma'am, could you please dictate Article 19? It's not clearly visible. Article 19 guarantees to all citizens these 6 rights. Okay, ma'am. First लिखो, right to freedom of speech and expression. Right to freedom of speech and expression. Clause 2. ये क्लॉज लिखना पड़ेगा। हाँ जी पेपर में क्लॉज से पूछा था तो। क्लॉज नहीं ऐसे लिखो ना, ऐसे 1 2 ऐसे। सेकंड लिखो, right to assemble peacefully. मुझसे पूछो, पहला क्या था? right to freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression. Second लिखो, right to assemble peacefully and without arms. उसके साथ ही पीसफुली एंड हाँ जी, and without arms. Done. 19A 19B ऐसे। ये 19 क्लॉज 2 है। बोल तो रही हूँ पहले क्लॉज, फिर ही तो बोल रहा एक्चुअली में है वो क्लॉज 1 2 लिखते हैं या फिर क्लॉज ए भी लिखते हैं? 1। तभी वह हम ऐसे लिख रहे हैं। वो लेजिस्लेचर की मर्जी है, अगर वो ए भी बनाना चाहिए तो वो ए भी लिख ले। अब तुम रोमन में नंबरिंग करके नोट्स बना लो या न्यूमेरिकल में कर लो, मर्जी तो तुम्हारी है।
क्वेश्चन ऑफ डेज मुझसे पूछो. लिखो राइट टू फ्रीडम, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. और अगर विद आर्म्स हो वैसे पीसफुली हो मगर उसका हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है. बट वो क्यों ही लाएगा आर्म्स अगर उसको पीसफुल रहना है. नेक्स्ट लिखो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस. राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस. डन. Clause 3 right to form associations. Clause 4 right to move freely. Right to move freely throughout the territory of India. Right to move freely throughout the territory of India. Done. Clause 5 right to reside. Reside, RESIDE, and settle in any part of the territory of India. Right to reside and settle in any part of the territory of India. Done. देखो 19 clause 6 लास्ट क्लॉज इसका. 19 तो आर्टिकल है, क्लॉज 6 है. राइट टू प्रैक्टिस. राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन or to carry on any occupation. Right to practice any profession Or to carry on any occupation. Done. पर JNK में तो नहीं था वैसे अब है. डिसाइड करने पहले. अब है. नहीं अब है ना, बट ये क्लॉज तो बहुत पहले टाइम था. तो वो थी ना, वहाँ पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन था उनका. जम्मू एंड कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था. हर जगह जो भी हमारे लॉज बनते थे, एक्ट्स बनते थे, अब तुम्हें दिखाई देगा रिपील्ड इन 2019 जब तुम एक्ट्स पढ़ोगे एडमिशन लेने के बाद. तब पहले एडमिशन ले लेना, ठीक है. उसमें पहले लिखा होता था एक्ट में नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर ब्रैकेट में, ठीक है. अब नहीं लिखा होता, अब लिखा होता रिपील्ड. अच्छा, ब्रैकेट के आगे फिर एक और ब्रैकेट में ब्रैकेट में ही रिपील्ड लिखा होता है. नहीं मतलब जैसे ब्रैकेट में लिखा होता है नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू. हाँ, तो वो अब नहीं लिखा होता. अब ऐसे रिपीट इन 2019 बाय स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऐसे लिखा होता है. या फिर एक ऐसे स्टार मार्क होता है जिसके नीचे फुट नोटिंग की होती है. फुट नोटिंग पता है? हाँ जी, ठीक है. डन. आज इतना ही करते हैं, लेकिन बैठो, जिनसे नहीं सुना था मैं उनसे पहले सुनूंगी, फिर 5 मिनट पहले छोड़ दूंगी. पानी है मेरे पास. तो फिर एसोसिएशन जैसे हम वो बनाते हैं. एक सेकंड, शोर मत बजाओ. राइट टू असेंबल पीसफुली. अब हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाए. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, जब हम जैसे हम वो बना रखी है उन्होंने, बजरंग दल बना रखी है वो. हाँ, एसोसिएशन है ना वो एक तरह से. जैसे वो क्या है, वो जैसे मुस्लिम लीग भी एक टाइम पे एसोसिएशन थी, ठीक है. आज वो क्या है, हिंदू RSS और एक वो हिंदू परिषद भी, ऐसा कुछ भी तो. हिंदू महासभा. हाँ जी, किससे पूछ के पीछे गए हो तुम? सर बैग उससे मंगवा लेते. और बैग को क्या है, तुम्हें इतनी जल्दी है बैग लेने की? तुम क्लास से लिसन जस्ट अ मिनट. तुम क्लास से इधर से उधर या क्लास से बाहर फोन लेने भी जाना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, मुझसे पूछ के जाओगे. क्लियर? हर कोई पूछ के जाता है, तुम ऐसे ही उठ के चले जाते हो. ये डेकोरम क्लास का मेंटेन करके रखो. ये एटीट्यूड मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, सबको ही बोल रही हूँ. यहाँ दिखा दोगे, किसी और को घर पे अपने मम्मी पापा को दिखा दोगे, चल जाएगा.
तुम्हारा आगे प्रोफेशन में नहीं चलेगा ये, ठीक है? जब यूनिवर्सिटी में जाओगे ना सबसे फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखने होंगे अगर तुम्हें प्रैक्टिस में जाना आगे तो, समझ लो? जुडिशरी करना, रहना अलग से, आराम से बैठना, लेकिन ये एटीट्यूड जुडिशरी में कहीं नहीं चलेगा। ये अभी से अपने आप को, अपनी हैबिट अभी से सुधारो, ठीक है? आपके भले के लिए मैं कह रही हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? क्लियर? हाँ जी अनामिका, आज की क्लास से ही सुन लो, आज की क्लास से चलो तुम क्या ही नहीं, पहले ही नहीं याद होता अच्छे से तो आज तो क्या ही होगा। कितनी स्टेट और यूटीज है अब? 52 है ना? हाँ जी अभिषेक, क्या? नहीं तुम ना मुझे लास्ट में तो दिखते नहीं हो, तुम आके बैठोगे कल से, बातें करते रहते हो तुम, नहीं तो मैं मैम को बोलूँगी, तुम सुकृति मैम से ही ठीक होगे फिर, तुम चुप करो। डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? सीधे बैठो अपना तेज। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है? अभिषेक, इलेक्शंस कौन से पार्ट में है? नाम लिखा, नंबर है बताओ। 5th 8th किससे पूछा है? इमरजेंसी बताओ, चलो ये नहीं आएगा ऐसे, चुप रहो सब अब, वरना क्लास से बाहर निकाल दूंगी अगली बार से। बताओ इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट में, जल्दी। हाँ जी, क्यों नहीं पता? कल से तुम क्लास में आगे बैठोगे, जितना अब तक हुआ है वो कल मैं तुमसे सुनूंगी, जितना अब तक हुआ है फ्राइडे की क्लास से, क्लियर? हाँ जी सनत, इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट में है? अच्छा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में है? ऊपर नहीं, मेरी तरफ 20। लगिशा, पंचायत कौन से पार्ट में है? पंचायत 9 कौन सी अमेंडमेंट में ऐड हुई? 73rd ईयर? 1992। वंशिका, म्यूनसिपैलिटीज कौन से पार्ट में है? परसों हुआ था ये पार्ट्स वाला तो, नहीं कल हुआ था, ठीक है? नहीं है, मैंने तो ऑर्डर कराया था, पंचायत के बाद म्यूनसिपैलिटीज आती हैं, राइट? आप बताओ पिया। नहीं, कौन सी अमेंडमेंट में ऐड हुआ? ईयर? आपका नाम क्या है? नैना। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी अमेंडमेंट में ऐड हुई है? हाँ जी कल 74 में तो म्यूनसिपैलिटी ऐड हुई है। फंडामेंटल ड्यूटीज, सीधे बैठो तुम ना तेज, 10 बार नहीं बोलूंगी मैं। हंसने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ऐसे भी, बहुत बार, बहुत बार नहीं भी किया करके छोड़ देते हो। नहीं मैंने हर बार दिया आंसर। रियली? हाँ, चाहे आधा दिया। नहीं, 44 तो हमने आज ही की है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस उसको कहते हैं हम अमेंडमेंट को? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को कहते हैं हम? ये सेम आंसर है दोनों का। ये मेरे को पता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पहले करवाया था। पहले ईयर? 1970 तुम्हें सब पता है, तुम आराम से बैठो। 73 नवतेज, बी सीरियस नाउ। कल से मैं क्लास में तुम्हारे हाँ वाह ये वो कमेंट्स में बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी, क्लियर? हाँ जी अक्षर, ये बताओ 42nd अमेंडमेंट का क्यों आज भी किया है? ये तो हमने 42nd की है ना आज हमने? नहीं आज तो हाँ जी बताओ 42nd। 44 आज की है ना? उसका ईयर याद है? 42 प्लस 2 1976 प्लस 2 78। 42 का वही 76 में, 44 का वही 78।
क्लियर, याद रखना। 44 में क्या था? आपकी क्लास में ही किया है, राइट टू प्रॉपर्टी हटा था। ओ हाँ 31 में था फंडामेंटल राइट, अब क्या है लीगल राइट। कौन से आर्टिकल में? 308। क्लियर। 1976 हाँ जी आयुष, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिया है? कितने दिन? फ्राइडे का किया सर। क्या बात है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रियांश। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने कहाँ से लिया? क्या आता है आपको? स्केड्यूल्स आते हैं, कल तो आए थे। अभिषेक लास्ट वार्निंग है, अभी तुम देख लो, वरना मेडिकल टेप आती है ना, वो मुंह पे लगा के बैठना कल से 2 घंटे तक। ऑफिशियल लैंग्वेजेस को बंद कर दो, बंद कर दो। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्केड्यूल। अच्छा ठीक है। 8 किसका है फिर? कौन सी अमेंडमेंट में ऐड हुआ था 9th शेड्यूल? ईयर? एंटी डिफेक्शन लॉस का शेड्यूल? थर्ड। मेरे को होता है। ट्रिक क्या थी? ईयर ऑफ ओल्ड ईयर। ईयर में डी कहाँ आता है? ए से नहीं करना था, वो डी से करना था। ओल्ड ए से क्या है फिर थर्ड में? एफर्मेशंस। वैभव। हाँ जी का बोलो, क्या दिक्कत है? नहीं तुम बोल रही थी अभी। बैठो शांति से, कल से क्लास में नो मस्ती। क्लियर? जो मस्ती करने वाले हैं उनको बोल रही हूँ। यू तुम्हारे पीछे वाला मेल चार हो तुम। नवतेज, सनद, अभिषेक। बोलो बोलो। मैम वही बताना चाह रही ये भी है सीता जो यूनिवर्सिटी मैम 2017 to मेन तो ये तीनों है, वैसे कभी कभी कभी। तुम तो बहुत ज्यादा, सनद तो बहुत ही ज्यादा। किससे सुना दिया हाँ जाओ तुम बाहर जाओ? 2000 ये जितने जन आप सनद और अभिषेक को तो आप लास्ट में देख लेना। नहीं, इसको कुछ नहीं देखना, इसको बस पेरेंट्स को कॉल करना। अरे नहीं बस ये है नवतेज, आजा नतीजा मैंने तो आजा कुछ इससे सुनना रहता है अभी काम। मैंने इसको तो कुछ किया नहीं। मैम 2017 मैंने आज से 2018 के टेन्योर में 19 के टेन्योर में सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर 20 तुम लोग ना एक ही उस पे सुई मत लटका के रखा करो। मैम बट फिर भी मुझे जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो नहीं है, छोड़ दो। ठीक है मैं मान गई तुम ठीक हो मिर्चिका, यू आर गुड। हैप्पी? आप शांति से बैठना है कल से, वरना मैं मैम को तुम्हारा भी बोल दूंगी। आज मैं बचा कुछ भी लूंगी। नहीं बोली मैम मैं वही बता रही मैंने आज भी नहीं बोला और मैंने कुछ तुम तो चुप करो, मैं अकेला बैठा मैं कैसे बोलूं? तुम अकेले भी बहुत बोलते हो, सुना के जाओ और मैम के किससे पास। बोला मैं? आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसने दिया था? आइडिया ऑफ द समथिंग रॉय पूरा नाम। एमएन। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? बस निर्मला सीतारमण, बस मैम पूरा नाम पूछ रही बस। हाँ जी, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 1946 29th अगस्त। हेड? सचिन सिन्हा। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड? नहीं BR अम्बेडकर। ड्राफ्ट वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टेम्परेरी हेड? सचिनंदा सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ सच्चिदानंद सिन्हा। बोलो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल? सत्येंद्र सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ राज्य वो कॉन्स्टिट्यूएंट डॉक्टर असेंबली? राजेंद्र प्रसाद। कितने साल में हमारा, कितने टाइम पीरियड में हमारा वो बना कॉन्स्टिट्यूशन? 2 साल 11 महीने 18 दिन। हाँ जी हर मंथ। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को और अमेंड कर सकते हैं?
कौन सी अमेंडमेंट सारे प्रीएम्बल अमेंड हुए हैं? तुम जाओ मैम के पास समझाओ। ईयर अभी बताया मैंने, +2 करके 76, एज में 44 हुई थी, ठीक है। क्या क्या ऐड हुआ था अमेंडमेंट में? तुम जाओ मैम के पास। हाँ जी। तीन वर्ड्स ऐड हुए थे ना 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में, कौन से हुए थे? नहीं, सॉवरेन तो इंडिया पहले से ही था, हमेशा से सॉवरेन है। बताओ। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेट। सुन तो लिया तुमसे। वो समझ नहीं आ रही। मुझसे वैसे वही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन से आइडिया लिए? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेडम। जस्टिस कहाँ से लिया फिर? जस्टिस मैम, जस्टिस रशियन रेवोल्यूशन। जस्टिस कितने टाइप का है हमारे प्रीएम्बल? 3 का रहेगा मैम। राजेश्वर, आप आज की क्लास का कल रिवाइज करके आना, मैं आपसे कल सुनूंगी, ठीक है? हाँ, छोड़ रही हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन में किसी को सुनाना है तो सुन लेते हो, वरना जा सकते हैं। पहले ही चले गए आधे तो। कल पूछ रही हूँ चाहते। थैंक यू मैम। थैंक यू हाँ मैम। जी। लिसन, चुपचाप, काम है तो रुकना, वरना चुपचाप बाहर चल जाओ, वरना मैम से डांट पड़ेगी, वरना सबको। जाओ। जितनी मैंने करा है उसको कर लो, ठीक है? आगे करनी होगी तो वो हम कर लेंगे। क्लास से बाहर जाके नीचे। थैंक यू मैम।